Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the chapter, and the name of the chapter is Drawing Instruments, Drawing Sheets, and also Drawing Board Size. So before start the chapter, it's my humble request, subscribe our YouTube channel Professor Banot, PROFBHANOT, and also click on बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे. सो व्हेन वी स्टार्ट द इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, then before start the subject, basically before start the syllabus, we should know about the drawing instruments and drawing equipments. जब तक हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और ड्राइंग इक्विपमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, हम उनको प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाएंगे इन दैट सब्जेक्ट. सो वी शुड हैव द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट. सो the first instruments, that is the drawing board. First equipment you can say, that is the drawing board. So what is the drawing board? Drawing board means the board is used for fix the drawing sheet or drawing paper for the drawing. ठीक है, आपके पास ड्राइंग बोर्ड एक वुड का बोर्ड होगा, that made with the wood and the wood should be soft. सॉफ्ट वुड का बना हुआ ड्राइंग बोर्ड होगा. सॉफ्ट वुड हम नॉर्मली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हम शीट को फिक्स करने के लिए पिन अप कर रहे हैं, जहाँ हम सर्कल और आर्क लगाने के लिए कंपास के नीडल को पिन अप कर रहे हैं हल्का सा, तो वो इजीली पिन अप हो जाए अगर वो सॉफ्ट वुड होगी. अगर वो सॉफ्ट वुड नहीं होगी, नीचे वो ग्लास की तरह टेबल होगा, जहाँ माइका की तरह टेबल होगा, तो वो नीडल उसमें पिंच नहीं होगी और आपका आर्क या सर्कल प्रॉपर नहीं बन पाएगा. वो वहाँ से इधर उधर शफल हो जाएगा. क्लियर? सो फॉर दैट द ड्राइंग बोर्ड वुड शुड बी द सॉफ्ट, would be the short. So when we talk about the drawing board, then we have the main four size of the drawing board used in the engineering drawing. जब भी हम ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे तो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS 696 एंड SP 46, वी हैव द फोर साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, हमारे पास फोर साइज है ड्राइंग बोर्ड के. तो ड्राइंग बोर्ड के लिए बेसिकली हमने जो यूज किया है वर्ड, दैट इज द ड्राइंग. ठीक है, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम इसके साइजेस का जो है नाम, उसके अकॉर्डिंग इनकी डिस्क्रिप्शन करेंगे. D0, D1, D2 एंड D3. सो वी हैव द फोर साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड एज पर द स्टैंडर्ड BIS 696 और SP 46. Clear? So as per that, we have the main four size of the drawing board used in the engineering drawing classes mainly. Clear? But sometimes in the industry we have the big drawing sheets. So according to the size of the drawing sheet, we also manufacture the big size of drawing board. But as per the standard, we have the main four size of the drawing board, and that drawing board sizes are described through the D0, D1, D2 and D3. Clear? And that sizes should be in the length into width. ये sizes किसमें होंगे? That should be under the length into width. Clear? तो ये length और width के according sizes रहेंगे. ड्राइंग बोर्ड के sizes length और width के according हमारे पास normally ये sizes रहेंगे, और इन sizes को हम ड्राइंग बोर्ड के साइजेस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे. इन साइजेस को ड्राइंग बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग कवर करेंगे. D0, D1, D2. सो वी हैव द फोर साइजेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, दैट इज D0, D1, D2, D3. तो हमारे पास ये चार मेजर साइज हैं ड्राइंग बोर्ड के, D0, D1, D2, D3. एक्चुअली ये ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है पहले देख लो. ये ड्राइंग बोर्ड है हमारे पास. वी हैव द ड्राइंग बोर्ड इज दिस वन. ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है दिस वन. तो ड्राइंग बोर्ड बेसिकली ऐसा रहेगा, ऐसा होता है ड्राइंग बोर्ड हमारे पास. ठीक है, तो इसमें ये जो ड्राइंग बोर्ड है, इसमें ये जो कवर करेंगे हम, दिस वन इज द लेंथ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड. दिस वन,
दिस वन इज द लेंथ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, एंड दिस वन इज द विड्थ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। और ये अभी मैं एक्चुअली पूरा बता दूं इसके बारे में, इसमें एक एबनी एज होता है, ये वाला एबनी एज है, इस स्लॉट के अंदर एक जो है वो छोटी सी, ये कह लो कि एक छोटी सी स्ट्रिप डली होती है, उस स्ट्रिप के ऊपर हम बेसिकली क्या करते हैं, उस स्ट्रिप के ऊपर हमारा जो टी स्क्वायर है इसका हेड जो है वो ऐसे इस स्ट्रिप के ऊपर नीचे मूव होता रहता है, लाइक दिस, ताकि लाइंस प्रॉपर हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री आपकी ड्रॉ हो। क्लियर? तो ये एबनी होता है, और ये इसके पीछे दो जो स्ट्रिप लगी हुई है, ये सारी स्ट्रिप्स को होल्ड कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं बैटन्स। इनको क्या बोलते हैं? बैटन्स। दीज टू स्ट्रिप सेट एज ए बैटन ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द बैटन्स, ठीक है, यस, बैटन्स। और ये जो नीचे हमारे पास बैटन्स के नीचे स्ट्रिप लगी हुई है, और ये 4 स्ट्रिप लगी हुई है, 1 2 3 4 5। अगर ड्राइंग बोर्ड छोटा है तो 4 लगी होगी, ड्राइंग बोर्ड बड़ा है तो 5, उससे भी बड़ा तो 6, ऐसे ये स्ट्रिप बढ़ती जाएगी। तो इनको नीचे वाली आपस में अलग अलग, ये ध्यान से देखो, इनमें गैप है, ये गैप दिख रहा होगा हर स्ट्रिप में आपको। तो बेसिकली ये गैप इसलिए रखा जाता है कि जब हमारे पास जो है रेनी डेज होते हैं, मीन्स मॉइस्चर होता है रेनी डेज में, तो मॉइस्चर में क्या होता है कि वुड एक्सपेंड होती है। तो अगर ये गैप रखते हैं तो इस गैप में एक्सपेंड होकर जितनी की वुड एक्सपेंड होती है गैप में अंदर चली जाती है। क्लियर? अदरवाइज क्या होगा, गैप नहीं होगा तो वुड एक्सपेंड हो गए, ऊपर से जो ड्राइंग बोर्ड का सरफेस है आपका वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो टिल्टेड हो जाएगा सरफेस ऊपर से। इसलिए ये हमारे पास जो है ये गैप रखा जाता है स्ट्रिप्स के अंदर, ताकि प्रॉपर जो वुड है वो एक्सपेंड ना हो, ठीक है। और उसमें ऊपर का जो सरफेस है, वर्किंग सरफेस जो है ड्राइंग बोर्ड का, वो स्मूथ रहे। क्लियर? और बैटन्स यूज होती हैं ये 4 5 6 जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी इनको होल्ड करने के लिए, ठीक है। एंड द ऑल स्ट्रिप्स मेड विद द सॉफ्ट वुड, तो सारी की सारी स्ट्रिप जो है ड्राइंग बोर्ड की वो सॉफ्ट वुड से बनी हुई। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, बैटन्स, स्ट्रिप्स एंड द गैप बिटवीन द स्ट्रिप्स, देन फ्रॉम दिस साइड एबनी एज, ठीक है, एंड दैट smooth surface, you can say this surface, that is the working surface of your drawing board. Is it clear? So this is about the drawing board and length and width of the drawing board. जितना ये बड़ा है ड्राइंग बोर्ड, लंबा है जितना वो लेंथ होगी, जितना ये ब्रेड्थ है इसकी वो इसकी विड्थ रहेगी, ठीक है। देन जितना ये चौड़ा है ये कह लो विड्थ रहेगी। एंड ईच एंड एवरी स्टेप हैविंग सम थिकनेस, हर स्टेप की आप यहाँ देख सकते हो कोई ना कोई ये थिकनेस है, दिस थिकनेस, ये थिकनेस भी कम या ज्यादा होगी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर? ठीक है जी, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। सो दीज आर द मेजर पार्ट अबाउट द ड्राइंग बोर्ड। जब भी ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड के ये कुछ मेजर पार्ट्स हमारे पास रहेंगे। क्लियर? तो which are the major parts of the drawing board? Once again I repeat, one is the वर्किंग सरफेस ऊपर की तरफ, दैट शुड बी द स्मूथ सरफेस, ताकि ड्राइंग शीट प्रॉपर लग के आप प्रॉपर वर्क कर सको। ऊपर नीचे होगी तो जब पेंसिल आप उसके ऊपर पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करोगे तो वो शीट वहां से फट जाएगी। तो द अपर सरफेस शुड बी स्मूथ सरफेस, ताकि प्रॉपर वर्क हो जाए, ठीक है। एंड दैट सरफेस शुड बी आल्सो सॉफ्ट, ताकि कंपास की नीडल उसमें पिंच हो जाए। क्लियर? समझ आ गई बात? ओके। तो सेकंड पार्ट इज द स्ट्रिप्स। वो सरफेस किससे बना होगा? डिफरेंट 5 6 7 स्ट्रिप्स को मिलके बना होगा, और उस स्ट्रिप्स में गैप होगा। उस गैप को हम रेनी डे में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर में वुड एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंड होकर ऊपर की सरफेस उसकी जो है वो स्मूथ रहे, ठीक है ना, वो जिगजैग ना हो ऊपर वर्किंग सरफेस, तो इसलिए हम उसमें गैप रखते हैं स्ट्रिप्स में। सेम ये गैप ऐसे काम करता है नॉर्मली, जैसे हमारे पास ज़्यादा हीटेड डेज में जब गर्मी ज़्यादा होती है, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब, ठीक है, तो उन दिनों क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स जो है एक्सपेंड होती है, ठीक है ना, आयरन ट्रैक्स एक्सपेंड होती हैं, तो हम आयरन ट्रैक्स के अंदर गैप रखते हैं, रेलवे ट्रैक्स के अंदर गैप रखते हैं। तो सेम ऐसा ही कुछ फंक्शन गैप का यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादा टेम्परेचर वाले दिन को कवर करने के लिए गैप रखते हैं, ताकि वो नहीं तो पटड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी ट्रेन की, ठीक है, ट्रैक ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए गैप रखते हैं।
ज़्यादा जब हीट होती है, लेकिन यहाँ पे जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वुड ऊपर नीचे हो जाएगी, इसलिए गैप रखती है। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। देन बैटन वन साइड, इसके जो है बैटन्स लगी ऑन द बेस, नॉट वन साइड, ऑन द बेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड बैटन्स लगी होती हैं, डिफरेंट 2 पैटर्न्स लगी होती हैं, एंड दैट पैटर्न्स वर्क क्या होता है, दैट होल्ड द ड्राइंग बोर्ड स्टिप्स। तो ड्राइंग बोर्ड की स्टिप को ये होल्ड करने के लिए होती है। क्लियर। और एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके एक ग्रूव डाल के उसमें एक एबनी एज दिया जाता है, उस एबनी एज के ऊपर टी स्क्वायर जो है वो स्लाइड करता है। क्लियर। सो दिस इज द पार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, दिस इज अबाउट द ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड की बात चल रही है तो हम साइज की बात करेंगे। ड्राइंग बोर्ड को एज पर द BI 696 और SP 46 के अकॉर्डिंग 4 मेन साइजेस में डिवाइड किया है, एंड दैट ऑल साइजेस इनटू लेंथ इनटू विड्थ एंड ऑल आर इन मिलीमीटर, और सारे किसमें कवर करेंगे, मिलीमीटर में। याद रखना ड्राइंग शीट को ज्यादातर हम मिलीमीटर में ही लेके चलेंगे अभी एज पर अवर सिलेबस। ठीक है, लेकिन कल को आप कोई आर्किटेक्ट ड्राइंग बना रहे हो, कोई मैप बना रहे हो, रोड मैप बना रहे हो, तो वहाँ पे यूनिट्स आप किलोमीटर, हेक्टोमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या फीट जो है वो या इंचेस यूज कर सकते हैं। क्लियर, चेक करोगे। तो फर्स्ट साइज है ड्राइंग बोर्ड का, दैट इज द एज पर द लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ पहले साइज की रहेगी D0 की 1500, विड्थ 1000 एंड thickness also, thickness is 25 and these all are under the millimeter। तो ये सारे जो साइजेस हैं वो सारे आपके पास मिलीमीटर में कवर होंगे। These all sizes should be under the millimeters। तो सारे साइजेस आपके पास मिलीमीटर में कवर होंगे। ठीक है, and that sizes are under the standard। ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। क्लियर। देन सेकंड D1 साइज क्या है, 1000 into 700 into 25। so this is the D1 size। थर्ड D3 साइज है हमारे पास 700 into 3 into 500, 700 into 500 एंड into now 15। यहाँ 25 था, यहाँ 15 हो गया, तो थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, साइज छोटा हो रहा है तो स्ट्रिप की थिकनेस कम हो रही है। क्लियर। तो 15 आ गया, पहले 2 साइज में 25 था, अब 15 आ गया D2 में। ठीक है, नेक्स्ट साइज D3 है, दैट इज 500 into 350 into 15। so these are the 4 sizes as per the standard। तो ये 4 साइजेस एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड जो है वो आपके पास रहेंगे। इज इट क्लियर। अब अगर हम ड्राइंग बोर्ड के साइजेस की बात कर रहे हैं तो साथ साथ हम ड्राइंग शीट के साइजेस की भी बात अभी कर लेते हैं। तो ड्राइंग शीट के साइजेस को वो रिप्रेजेंट हम करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड अल्फाबेट विद द ए, अल्फाबेट विद द ए। ड्राइंग बोर्ड से हमने D उठा लिया था, तो इट मीन जहां D0, D1, D2, D3 की बात होगी, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग बोर्ड साइजेस। जहां पे इसकी बात होगी तो इसका मतलब है कि वो ड्राइंग बोर्ड के साइजेस की बात कर रहा है। क्लियर, ड्राइंग बोर्ड के साइजेस की वो बात कर रहा है, जहां पे भी आपके पास D0, D1, D2 और D3 की बात होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्राइंग शीट साइजेस। तो ड्राइंग शीट साइजेस जो है वो हमारे अल्फाबेट A से स्टार्ट होंगे। A, फर्स्ट इज A एंड वी कैन आल्सो सेट A0 से बेसिकली हम इसको स्टार्ट करेंगे ड्राइंग शीट के साइज को। ठीक है, ड्राइंग शीट का साइज जब भी स्टार्ट होगा आपका, सो देन दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द A0 साइज। तो A0 से लेके ये साइज जो है ये आगे एक्सटेंड चलते हुए आगे चलते जाएंगे, एक्सटेंड होते हुए आगे चलते जाएंगे A0 से लेके आगे की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट A0 है, तो A0 से लेके बेसिकली ये A5 तक चलेंगे। तो फर्स्ट वी हैव द A0, देन नेक्स्ट वन इज A1, A0, A1, then A2, then A3, then A4 and then A5। तो A0 से स्टार्ट हो गए, ये साइज याद रखना A5 तक चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ड्राइंग बोर्ड के कितने साइज थे, ड्राइंग बोर्ड के साइज थे हमारे पास, विच वन वी हैव, वन इज D0, then next is D1, next D2 and next D3।
तो ड्राइंग बोर्ड के कितने साइज थे मेन 4, और यहाँ ड्राइंग शीट के कितने साइज हैं 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना ड्राइंग शीट के मेन 6 स्टैंडर्ड साइज है और ड्राइंग बोर्ड के D0 to D4 मेन 4 है, बट दैट इज एज पर द योर सिलेबस, एज पर योर सिलेबस। नहीं तो यहाँ पे और साइज 2 और साइज ऊपर आते हैं। अगर मैं इनको और मैं कवर करता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे में कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको क्लियर हो। तो 2 साइज ऊपर 2 और होंगे, दैट इज द 2A, देन A means you can also say 1A or A, then A0 basically, then A1, then A2, then A3, then A4, and then A5, then A6, A7, ऐसे ये साइज आगे तक चलते हैं बेसिकली, क्लियर? ऐसे ये साइज आगे तक चलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है, आपके सिलेबस के अंडर जो है वो कितने साइजेस हैं बेसिकली आपके, एज पर योर सिलेबस ओनली फ्रॉम A0 to A5, 1 2 3 4 5 6, yes, A0 to A5, that are only as per your syllabus। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग A0 to A5 है, लेकिन एज पर द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द ISO स्टैंडर्ड, सो वी हैव द 1A 2A, इट मींस A0 से भी ऊपर 1A और 2A, और A5 से नीचे A6 A7, ऐसे ये साइजेस हैं, क्लियर? आई थिंक ये 8 भी होगा, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं कहाँ तक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसके पैरेलल अब कौन से, इधर ड्राइंग बोर्ड के अगर देखें A0 के पैरेलल, तो इधर A0 के पैरेलल है हमारे पास, देन A1, देन A2, देन A3, देन A4। तो यहाँ पे 5 साइज थे, तो 5 साइज वो कौन कौन से A0 के अकॉर्डिंग? फर्स्ट साइज इज व्हाट, दैट इज D0, दैट इज D0। ड्राइंग बोर्ड का साइज 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो D0, D फॉर ड्राइंग बोर्ड याद रखना, देन D1, D0, D1, देन D2, देन D3। तो ये 4 साइज एज पर द ड्राइंग बोर्ड साइज थे, D0, D1, D2, D3। इट मींस ड्राइंग बोर्ड के 4 साइज थे मेन एज पर द स्टैंडर्ड, और ड्राइंग बोर्ड के थे 5 साइज एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर योर सिलेबस, A0, A1, A2, A3, A4, A5। इज इट क्लियर? इस चीज को आप मेन दिमाग में अच्छी तरह रखना ताकि इसमें आप गलती ना करो। तो जैसे कि हमने ड्राइंग 0 के साइजेस को कवर किया था D0 से, ठीक है ना, D0 से कवर किया था अगर हमने, तो D0 के अकॉर्डिंग हमारे पास साइज आया था A0 के पैरेलल, दैट इज लेंथ। अब याद रखना यहाँ पे इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस इनटू T, एंड ऑल आर इन mm, ऑल आर इन मिलीमीटर। तो D0 साइज क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ द ड्राइंग शीट फर्स्ट क्या थी 1500, 1500 इनटू विड्थ 1000, यही थी ना अभी हमने पहले रिप्रेजेंट की, एंड थिकनेस 25, एंड ऑल आर इन मिलीमीटर, क्लियर? D1 क्या था हमारे पास, D1 था हमारे पास दैट इज 1000, क्लियर, इनटू 700 इनटू 15, सॉरी 25 है यहाँ पे भी, इनटू 25, एंड D2 था हमारे पास 700 इनटू 500 इनटू 15, note down that sizes, and D3 is 500 into 350 into 15, and that is all are in millimeter। तो these are the drawing board size, ये size जो रहेंगे ये drawing board size रहेंगे आपके पास, that size as per the standard of your drawing board and the standard of your drawing, these are the standard sizes you can say। Next we have the next size is A0,
A0 से लेके A5 तक, A0 से लेके 1 2 3 4 5, A0 से लेके बेसिकली A5 तक जो हमारे पास रहेंगे, ठीक है, वो हमारे पास ड्राइंग शीट साइज रहेंगे। तो ड्राइंग शीट के साइज जो है, जो पहला साइज है वो जो है 841 A0 का, A0 का ध्यान रखना, 841 इंटू 1189, 841 इंटू 1189, ये साइज आप याद रखें, 841 इंटू 1189, दैट इज द A0 साइज ऑफ योर ड्राइंग बोर्ड। अब तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि हम इस सभी साइजेस को A2 से लेकर सपोज A7 तक या A8 तक सभी साइजेस को हम मतलब रट्टा लगाएं कि A0 कितना है, A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, A4 कितना है, A5 कितना है, लाइक सो, और उधर 1A कितना है, 2A कितना है। क्लियर? एक तो ये चीज है कि हम इसको रट्टा लगाएं, जैसे हमें इसको याद रखना पड़ा कि ड्राइंग बोर्ड जो साइज है वो 1500, 1000 इंटू 700, 700 इंटू 500, 500 इंटू 350। इसमें भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें पहला साइज याद रखो 1500 इंटू 1000। जब नेक्स्ट साइज आएगा तो 1000 इधर आ जाएगा, जब नेक्स्ट साइज आएगा तो 1000 इधर आएगा, 700 आपको याद रखना पड़ेगा। जब नेक्स्ट साइज आएगा तो 700 इधर आएगा, 500 आपको याद रखना पड़ेगा। जब नेक्स्ट साइज आएगा तो 500 इधर आ जाएगा, इंटू 350 आपको याद रखना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। और इसमें याद रखना 4 मेजर साइजेस हैं, 4 मेन साइज हैं एज पर द स्टैंडर्ड, और उन पहले 4 में से 2 साइज ऐसे हैं जो 25 mm थिकनेस है, और लास्ट के 2 साइज में 15 mm थिकनेस है। ये चीज अगर याद रखोगे तो अपने आप ये साइज आप करेक्ट करते चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर मोटा मोटा आपने याद रखना है, सारे साइज आ जाएंगे कि 1500 से लेकर 350 तक लास्ट साइज रहेगा। तो इट मीन्स 1500 इंटू 1000, फिर 1000 इंटू 700, इट मीन्स 1500, 700, 1500, 1000, 700, 500, 350। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे साइज आ जाएंगे। 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है, 15000 इंटू 700 इंटू 25, एंड 700 इंटू 500 इंटू 50, एंड 500 इंटू 350 इंटू 50। तो ऐसे आपके पास सारे साइजेस जो है आपको लर्न हो जाएंगे इजीली। क्लियर? तो ये बात तो थी ड्राइंग बोर्ड की। अब ड्राइंग शीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सारे साइज जो है वो याद रखने की उस पोर्शन में नहीं है कि आपको इजीली याद हो जाए कि जैसे ये पहला 1500 था, 1000 था, 700 था, 350 था, या 500 था, 350 था, ऐसे उस राउंड फिगर में नहीं है इस ये ड्राइंग शीट साइज। तो फिर आपको उसको याद करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें 2 ही चीजें बचती हैं, या तो आप उसको रट्टा लगाओ, और जहाँ हमारे पास एक मेथड है उस मेथड से हम एक साइज अगर आपको पता होगा, then you can calculate the all size, you can calculate the all size। वो एक साइज क्या है, जहाँ तो वो 2A पता हो, जहाँ वो A0 पता हो। तो हम A0 को दिमाग में रखते हैं, क्योंकि as per your syllabus he said we have the main 6 size of drawing board A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो ये 6 साइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कह रहा है, तो इसलिए आपको A0 से स्टार्ट कर रहा है, A0 को याद रखना जरूरी है। तो A0 की वो बात कर रहा है, तो इट मींस ये साइज हमें याद रखना जरूरी है कि A0 साइज दैट इज 841 एंड 1189। तो ये A0 साइज जो आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज 841 एंड 1189। क्लियर? अब ये साइज कैसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे फाइंड आउट? बताया अभी तक आपको किसी ने, जहां आपके जो टीचर है उन्होंने बताया अभी तक कि नहीं? आपको नहीं बताया? तो अब देखो ये साइज आप कैसे याद रखोगे। इट्स वेरी इजी वे, इट्स वेरी इजी वे। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप इजीली कोई भी साइज उस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज को जो मैं स्टेप समझा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कवर और फॉर लर्न द साइज ऑफ द ड्राइंग शीट एज पर द स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस स्टेप को अगर अच्छी तरह सीख लोगे तो पूरी उम्र भर, पूरी लाइफ में जहां जहां भी आप इंडस्ट्री में ड्राइंग शीट यूज करोगे, आप कभी भी साइज को कैलकुलेट करना या साइज को फाइंड आउट करना नहीं भूलोगे कि साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, या साइज का अगर हमें ड्राइंग शीट का ऑर्डर देना है कंपनी के लिए तो वो स्टैंडर्ड साइज क्या है। इज इट क्लियर? तो लिसन, दैट इज द स्टैंडर्ड साइज
that are the standard size, and basically this is the method how you can calculate that all standard size. आप सारे standard size कैसे calculate कर लोगे? Suppose आपके पास ये ड्राइंग शीट है, suppose ये ड्राइंग शीट है, ध्यान से समझना इस स्टेप को, प्लीज लिसन, यू आल्सो प्लीज सी हियर। सो ये आपके पास ड्राइंग शीट है, तो इस ड्राइंग शीट में आपने पहला साइज मेरे पास क्या था? सपोज मैं एज पर द सिलेबस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला साइज क्या था? A0। फर्स्ट साइज में यह था A0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने A0। क्लियर? तो डेफिनेटली इसमें एक साइज बड़ा है, एक साइज छोटा है। 1189 बड़ा साइज है और 841 छोटा साइज है, तो आपके पेज में भी एक साइज बड़ा है और एक साइज छोटा है। तो अब इस पेज में जो भी आपके पास शीट है, सपोज इस शीट में मैंने मान लिया कि बड़ा साइज जो है वो कितना है जी? बड़ा साइज मान लिया कि ये बड़ा साइज ये था, और ये मैंने मान लिया कि ये 1189 था। 1189 था, दैट इज द बिग साइज as per our A0 drawing sheet, 1189. So from here this point to this point, that is 1189. तो ये साइज कितना था? 1189. Is it clear? और छोटा साइज कौन सा है? Here to here. छोटा साइज कौन सा है? Here to here, यहाँ से लेके यहाँ तक है, and that is how much? That is 841. 841. तो ये A0 साइज आ गया। कौन सा साइज था? A0। क्लियर? तो ये A0 साइज आ गया। यू कैन सी मैंने बड़ा साइज लिख दिया 1189 है और छोटा साइज 841 है। इज इट क्लियर? और ये साइज क्या था? A0। देखो इतने साइज आपने 10-12 साइज अगर याद करने हैं यार, तो एक साइज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर ना? अगर मुझे ये याद रखना आई बिलोंग फ्रॉम द बनोट कैटेगरी, तो कम से कम मुझे बनोट तो याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो एक साइज हमने याद रख लिया कि दैट इज द A0 1189 एंड 841। 1189 बड़ा साइज है, 841 छोटा साइज है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, बस एक स्टेप समझ आ गया तो आप सारे साइज कैलकुलेट कर लोगे। ये बड़ा साइज है। क्लियर? ओके। तो अब अगर मैं भूल जाऊँ ये बड़ा साइज है, मैं ये समझूँ कि ये आपके पास एक अखबार का पेज है, आपके पास एक न्यूज़पेपर का पेज है, तो आप नॉर्मली पेज अगर ओपन पड़ा है और आप उसको फोल्ड करते हो, तो आप किस साइज से फोल्ड करोगे उसको? नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग नॉर्मली हम उसको किस साइज से फोल्ड करेंगे? छोटे साइज से या बड़े साइज से? कहां से फोल्ड करेंगे उसको? ऑलवेज फ्रॉम द बिग साइज। आपके पास कोई क्लोथ भी है, आप उस कपड़े की तह लगा रहे हो, क्लोथ को फोल्ड कर रहे हो, तो आप किस तरफ से पहले फोल्ड करोगे? जहां से बड़ा साइज है। तो हमने बड़े साइज को फोल्ड किया, ये ह्यूमन नेचर है। उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड बना दिए। बेसिकली स्टैंडर्ड भी तो ह्यूमन ने बनाए हैं, किसी इंसान ने बनाया है स्टैंडर्ड भी तो एज पर एवर ह्यूमन नेचर वो स्टैंडर्ड बनते जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्या हो गया? 1189। तो इसको मैंने बड़ा साइज था, तो डेफिनेटली फिर मैंने आपको इसको इधर से 841 से फोल्ड नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इसको 1149 से फोल्ड कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि ये साइड जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, ये साइज जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस छोटे होते जाएंगे। ठीक है? छोटे होते जाएंगे जैसे ये डाउनवर्ड में जाएंगे, दैट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है? तो अब मैंने बड़ा साइज था हमारे पास 1189 और A0 छोटा साइज था, तो इसको मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। अगर मैं सेंटर से आप पेपर को फोल्ड करोगे ना, तो सेंटर से पेपर को फोल्ड करोगे तो आप क्या कर रहे हो? पेपर का क्या कर रहे हो? आप हाफ कर रहे हो, आधा कर रहे हो। तो मैंने हाफ कर दिया। पहली बात तो ये, हाफ करने के बाद डेफिनेटली छोटा साइज मुझे बनाना है इस बड़े साइज से, तो हाफ करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा? फिर डेफिनेटली इसको कट करूँगा। ठीक है? तो कट करते टाइम हम ये मानते हैं कि ड्राइंग शीट की थिकनेस मोटी है, मोटी शीट की बनी है ड्राइंग शीट, और जब मैंने कट किया तो 1 mm सपोज कटिंग में निकल जाएगा। समझ आई बात? 1 mm कटिंग में निकल गया, 1 मिलीमीटर कटिंग में निकल गया। ठीक है? तो बड़ा साइज, आप देखो ये साइज फाइंड कैसे होगा। बड़ा साइज क्या था? 1189। उसमें से आपने 1 mm कटिंग में निकाल दिया,
-1 1189, तो उसमें आपने 1 mm क्या किया, कटिंग में निकाल दिया आपने, तो इट मींस दैट इज -1। तो बाकी कितना बचा 1188, 1188। इज इट क्लियर? ठीक है। और 1 mm आपने कटिंग में वही निकालना है, याद रखना 1 mm कटिंग में वही माइनस करना है जब आपके पास बिग साइज जो है वो ऑड नंबर है, जब वो ऑड नंबर है। ठीक है, बेसिकली हमने -1 करना होता है, तो -1 आपने तभी करना है जब आपके पास बिग साइज जो है वो ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर नहीं है तो आपने -1 नहीं करना वहां पे, ये याद रखना। अगर ऑड नंबर नहीं है तो -1 नहीं करना। तो आपने -1 कर दिया तो ये क्या बच गया 1188। तो ऑड नंबर था -1 कर दिया ना। ये मान लो कि ड्राइंग शीट इतनी मोटी थी, कट किया तो -1 mm कटिंग में निकल गया, -1 हो गया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 1188। और ये 1189 का 1 mm तो ये कटिंग में निकल गया, जब ऑड होने के कारण -1 कर दिया। लेकिन 1189 को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। इट मींस जितना साइज था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस 1188 डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट साइज आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 594। यस, यही आया। फिर समझो 1189, ध्यान से एक समझ लो। पहले मैंने पूरा पेपर ले लिया, उसको A0 मान लिया, जहां बड़ा साइज है उसको मैंने मान लिया 1189 है, छोटा साइज 841 है। तो ये एक साइज मैंने याद रख लिया सारे साइज फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? एक साइज याद रख लो प्रॉपर, सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो A0 आपने याद रख लिया कि 1189 है, 1189 है और 841 है। और उसके बाद मैंने किया हाफ। अगर मैं हाफ करके इस शीट को कट कर रहा हूं तो इट मींस बड़े साइज को मैं क्या कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। तो इट मींस अगला साइज भी मैं छोटा कर रहा हूं, तो फिर अगला साइज कौन सा फाइंड आउट करने जा रहा हूं, A1। क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड में जाएगा दीज साइजेस शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो A0 के बाद फिर मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, A1। ठीक है, तो 1189 में से -1 किया, ऑड है तो -1 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, तो इट मींस डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करने के बाद मेरे पास ये कितना साइज आ गया 594। तो इट मींस अब आपके पास ये जो पेज था 1189 उसका अगर आपने हाफ किया और 1 mm माइनस किया तो ये कौन सा बच गया, दैट इज 594। ये कौन सा बच गया, 594। इज इट क्लियर? 594 बच गया। और एक चीज और देखो, 841 जितना इधर था, 841 जितना इधर था, अब मैंने उसको फोल्ड किया तो ये दूसरे साइज में भी अभी उतना ही मिल रहा है, उसको तो मैंने काटा नहीं। तो ये कितना बच गया, ये बच गया 841। तो पिछला साइज क्या था, लास्ट साइज क्या था, A0। तो ये कौन सा फाइंड आउट हो गया, ये A1 फाइंड आउट कर दिया मैंने, तो ये A1 फाइंड आउट हो गया। इज इट क्लियर? तो इट मींस दिस इज द A1 साइज। तो ऐसे आप A0 से A1 साइज जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। समझ आ गई ना बात अब? क्लियर? लेकिन लिखते टाइम याद रखना है, व्हेन यू राइट इन द स्टैंडर्ड देन ऑलवेज राइट द बिग साइज फर्स्ट, ऑलवेज राइट द बिग साइज फर्स्ट। और इन दैट केस यू कैन से, जैसे इसका 1000 इधर आ गया था, इसका 700 इधर आ गया था, इसका 500 इधर आ गया था, ऐसे इसका क्या होगा, इसका 841 इधर अपोजिट डायरेक्शन में इधर चला जाएगा। और ये कितना साइज बच गया, लिखते टाइम सॉरी नीचे की डायरेक्शन में आने लिखते टाइम जो है पहले छोटा साइज फिर लास्ट में बड़ा साइज। तो ये आपका इधर 841 इधर चला जाएगा ऐसे। तो लिखते टाइम आप पहला साइज कौन सा आ गया, पहले छोटा साइज लिखेंगे, इसमें छोटा साइज पहले लिखना है, याद रखना। इसमें बड़ा साइज पहले लिखेंगे, ड्राइंग बोर्ड में बड़ा साइज पहले छोटा बाद में, लेकिन ड्राइंग शीट में पहले छोटा साइज बड़ा साइज बाद में। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड का यहाँ पे। तो इसमें कितना आ गया 590, 594 और 841 एज इट इज ही रहा। 594 और 841 आपका साइज एज इट इज ही रहा। ड्राइंग शीट का साइज मींस वो एज इट इज ही रहा। 594 के बाद 841 दैट इज एज इट इज। तो ये एज इट इज 841 आपका इधर आ गया ऐसे। इज इट क्लियर जी? समझ आ गई ये बात? तो जैसे ये साइज इधर आ रहे थे लाइक दिस, ये साइज जैसे इधर आ रहे थे आपके ऐसे,
तो ऐसे ही आपका ये साइज जो है ये 841 इधर आ गया। तो ये नेक्स्ट साइज मुझे को मिल गया A1, नेक्स्ट साइज मुझे मिल गया A1। अब मैंने A2 फाइंड आउट करना है, A2 ये वाला साइज फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें A1 में बड़ा साइज कौन सा है, A1 में बड़ा साइज कौन सा है, सीट दैट इज 841, 594 तो छोटा साइज था। तो अब मैं डेफिनेटली न्यूज़पेपर को कहाँ से बेंड करूंगा, जहाँ पे बड़ा साइज है, या पेपर को कहाँ से बेंड करूंगा, जहाँ पे बड़ा साइज है। बड़ा साइज क्या, 841। तो 841 फिर हमने क्या देखा, 841 अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 841 अगर हम देखें तो 841 अगेन विच नंबर, 841 इज द ऑड नंबर। तो इसको इवन करने के लिए -1 किया तो कितना बचा 840। तो इट मींस जब भी आपने उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो पहले आपने उसको ऑड से इवन बनाना, ये याद रखना, ठीक है, ऑड से इवन बनाना, ठीक है। तो ये बचा 840। तो 840 को अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीट 840 को क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। तो इट मींस दैट इज डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बचा, दैट इज 420, दैट इज हाउ मच 420, क्लियर। तो इट मींस जब मैंने इसको, अब देखो इधर, जब 841 यहाँ पे था 841, तो इस 841 का मैंने हाफ कर दिया ऐसे, इस 841 का जब मैंने हाफ कर दिया तो ये बच गया साइज हमारे पास, दैट इज हाउ मच, स्मॉल साइज इज हाउ मच 420 एंड बिग साइज क्या था, इस पिछले केस में स्मॉल साइज क्या था 594। तो ये 594 एज इट इज यहाँ पे, एज इट इज यहाँ पे आ रहा 594 ऐसे ही, ठीक है। तो अब इस केस में बिग साइज बन जाएगा 594। तो जो लास्ट स्टेज का स्मॉल साइज था वो नेक्स्ट स्टेज में बिग साइज बनता जाएगा। तो अगला साइज आ गया ये पिछला साइज क्या था हमारे पास, लास्ट साइज क्या था मींस A1। तो ये नेक्स्ट साइज क्या आ गया हमारे पास A2। तो ऐसे हमने A2 फाइंड कर दिया और राइट करते टाइम हमेशा हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल साइज इज फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल साइज क्या था 420 और बिग साइज कितना बच गया इधर 594। तो अब आपने देखा 594 एज इट इज इधर आ गया, इज इट क्लियर। तो ऐसे A2 साइज मिल गया आपको, ठीक है। अब A3 साइज करना है तो A3 साइज में बिग साइज कौन सा है, A3 साइज में बिग साइज 594 है। तो 594 है, दैट इज द बिग साइज इन द A2, इन द A2 594। और 594 ऑलरेडी अब क्या है, दैट इज ऑलरेडी इवन नंबर, ठीक है। तो इवन है तो इसको तो -1 करना ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इवन है, देन डायरेक्ट डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बच गया, दैट इज 297, दैट इज 297, इतना ही हुआ ना, यस 297। तो इट मींस अब मेरे पास नेक्स्ट साइज इधर क्या आ गया, नेक्स्ट साइज A3 आ गया 297 और 420 एज इट इज इधर चला गया, दैट इज द 420। इज इट क्लियर, दैट इज द A3, ठीक है। नहीं समझ आया, देखो कैसे, बड़ा साइज क्या था 594। तो 594 बड़े साइज को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, इट मींस डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 297 हो गया। तो 420 जो एज इट इज 420 यहाँ पे था, वही 420 नीचे, उतना ही एरिया नीचे आ रहा है, उतने साइज अब नीचे जा रहा है ऐसे। तो इट मींस ये साइज मेरे पास आ गया नेक्स्ट साइज। और लास्ट साइज क्या था हमारे पास A2। तो यहाँ पे ये साइज क्या आ गया, दैट इज नाउ, दैट इज हाउ मच, दैट इज A3। तो A3 अब कितना आ गया, A3 आपने इधर 594 का हाफ किया तो इधर कितना आ गया 297, ठीक है ना। और इधर कितना, इधर 420 अभी उतना ही है, उसको कुछ नहीं किया, तो 420 एज इट इज उसके ऊपर फोल्ड हो गया। सो दिस इज द 420, इज इट क्लियर। तो ये साइज बन गया आपका, दैट इज द A3 साइज, ठीक है ना। अब A3 में बड़ा साइज कौन सा है, A3 में बड़ा साइज हमारे पास कौन सा है, दैट इज 420। तो 420 is again what, 420 is already in the even number, directly divide by 2, तो it means that is 210। कितना बचा 210। तो it means 4, अब इसमें बड़ा साइज यही आ रहा है रेक्टेंगल में, ये छोटा साइज हो गया। तो 420 का मैंने हाफ कर दिया ऐसे। तो 420, अभी मेरे पास पेज छोटा था ना इसलिए छोटा हो रहा है, चलो नहीं। तो 420 का मैंने हाफ कर दिया, ये आप मेथड समझो बस। 420 का हाफ कर दिया तो ये कितना आ गया, हाफ करने पे आ गया, दैट इज 210। तो ये बन गया मेरे पास, दिस साइज इज 210।
और ये जो 297 था, ये जो 297 था, ये एज इट इज उतना ही साइज इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो इधर आ गया 297। तो 210 इंटू 297, तो नेक्स्ट साइज क्या आ गया हमारे पास 210 इंटू 297। सो दिस इज द नेक्स्ट साइज, दिस इज द नेक्स्ट साइज। और लास्ट साइज क्या था हमारे पास A3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका A4 साइज। दिस इज विच साइज, दिस इज द A4 साइज। सो A4 आ गया 210 इंटू 297। अब आपको समझ आया व्हाट इज द A4। बार बार आप कहते हो मार्केट से पेजेस का रिम लेके आना है, कौन से साइज का लेके आना है, A4 साइज का। जीरोक्स कॉपी करानी है, कौन से साइज की करानी है, A4 साइज की। दिस इज द A4 साइज, दिस इज द A4 साइज as per the standard, that is 210 into 297, 210 into 297, this is the A4 size as per the standard। अब आप किसी कंपनी से अगर पेजेस परचेज कर रहे हो और आप वहां बोल रहे हो आई नीड द A4 साइज, तो A4 साइज में पेज का साइज था 210 into 297, लेकिन यहाँ पे उसने आपको A4 साइज दे दिया सपोज 210 into 296, इवन 1 मिलीमीटर भी कम दे दिया। देन यू कैन फाइल द केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। जागो ग्राहक जागो, क्लियर। यू कैन फाइल द केस इन कंज्यूमर कोर्ट बिकॉज यू गिव द स्टैंडर्ड। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड कि आपके पास गलती नहीं होगी, और अगर वो इंडस्ट्री साइज सप्लाई करने में गलती कर रही है तो देन दैट इंडस्ट्री इज फॉल्टेड फॉर दैट, क्लियर। सो दिस इज द A4 साइज 210 into 297। और अब अगर उसने 297 से बड़ा भी दे दिया, 298 दे दिया, तब भी आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब तो साइज बड़ा आ गया भाई, अब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी, इसलिए क्रिएट होगी सपोज आप A4 साइज का प्रिंट निकाल रहे हो, तो वो आपका प्रिंट का जो खांचा बना है, ठीक है, प्रिंटर के ऊपर वो 297 के अकॉर्डिंग बना है, उसने दे दिया 300 या 298 या 299, तो वो पेपर उसमें आपकी जो प्रिंटर है उसमें वो फंस जाएगा, प्रिंटर जैम हो जाएगा। देन यू कैन आल्सो क्लेम अबाउट दैट कि इसने मेरे प्रिंटर को खराब कर दिया, इसके पेज की, क्लियर। तो बेसिकली एनी हो क्लेम क्लूम तो चलो बात की बात है, लेकिन बेसिकली दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, व्हाई वी मेक द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नहीं तो बच्चों के दिमाग में ये होता है ड्राइंग शीट तो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग करनी है, काम खत्म, इसमें स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है। जरूरत है भैया, स्टैंडर्ड की जरूरत है। इंजीनियरिंग के हर काम में स्टैंडर्ड की जरूरत है। अगर आप स्टैंडर्ड परफॉर्म नहीं करोगे, स्टैंडर्ड वर्क नहीं करोगे, देन यू आर फेल इन द इंडस्ट्री, क्लियर। सो दिस इज द A4 साइज जो आपका एज पर द स्टैंडर्ड साइज था, ओके। एनीवे, सो दैट इज द A4। अब A4 में बड़ा साइज कितना है, 297। A4 में बड़ा साइज कितना है, दैट इज द 297। और अब ये अगेन क्या है, दैट इज नॉट इवन, अगेन दैट इज ऑड, सो ड्यू टू दैट शुड बी -1, 296 एंड डिवाइड बाय 2, इट मींस 297 का मैंने क्या किया, हाफ कर दिया लाइक दिस। तो अब 296 जो है 2 में डिवाइड हो गया, तो ये कितना बचा 148। तो दिस इज द नेक्स्ट साइज, दैट इज हाउ मच, दैट इज 148, 148, ये 148। और ये साइज जो 210 था वो एज इट इज 210 उतना ही ऊपर आ गया, सो दैट इज द 210। और लास्ट साइज क्या था आपके पास, A4, तो ये क्या बन गया, दैट इज द A5, दैट इज द A5, ठीक है। तो ये बन गया अब आपके पास साइज A5 एंड दैट इज A5 148 और 210 अगेन आपका इधर चला गया, दैट इज 210। सो these are the standards A0 to A5 as per your syllabus, as per your syllabus,
Okay, so these are the standard A0 to A5 as per your syllabus. ठीक है, as per your prescribed syllabus ये स्टैंडर्ड वो ड्राइंग शीट की आपको कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड बार बार यूज होंगे. ठीक है, क्लियर जी? यस सर, क्लियर. सो दीज आर द स्टैंडर्ड साइज A0 टू A5. तो ये रख लो आप संभाल के, इसको याद रख कर लेना अच्छी तरह. सो दैट इज द A0 टू A5. लेकिन उसके बाद भी अब ISO क्या बोलता है? ISO व्हाट? ISO इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. याद रखना ये वर्ड, दैट इज ISO. ये BIS था, ये क्या था? ये आपका BIS और SP46 के अकॉर्डिंग था. A0 टू A5 BIS 696 और SP46 के अकॉर्डिंग. लेकिन ISO क्या है बेसिकली? पहले तो देखिए ISO क्या है. व्हाट इज द ISO? ISO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. याद रखना, जब भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे ISO का, प्रोनाउंसिएशन जब भी आप करोगे ISO का, तो O क्या रहेगा? O सेंटर में आ जाएगा. बोलते टाइम O आप सेंटर में ले आओगे. इट मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, तो ISO ये कहता है कि A5 पे मत खत्म हो जाओ. ISO ये कहता है डोंट फिनिश अप टू A5. इसके नीचे तक और भी इससे छोटे साइज का पेपर है तो उसको भी यूटिलाइज करो भैया. क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए, 1 टन पेपर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 40 पेड़ों को काटना पड़ता है. वी कट द 40 ट्रीज फॉर 1 टनी पेपर in the paper industry. When we produce the paper, we cut the 40 fully growthed tree. fully growthed means कि एक पेड़ की एक पर्टिकुलर एक लाइफ होती है कि अब ये पेड़ 10 साल का हो गया, इसके बाद इस लाइफ के बाद इसने और बढ़ना नहीं है. दैट इज द फिनिश्ड. जब इसकी और इसने फैलना नहीं है, दैट इज द फिनिश्ड. ठीक है, और उस लाइफ के बाद उस पेड़ को क्या बोलते हैं? दैट इज द फुली ग्रोथड ट्री. कि पूरी ग्रोथ हो चुकी उसकी फुली ग्रोथड ट्री. क्लियर? तो इट मींस अगर हम ऐसे 40 फुली ग्रोथड ट्री को कट करते हैं एज पर नॉर्मल स्टैंडर्ड, एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि अगर हम 40 ऐसे पेड़ों को कट करते हैं तो तब जाके 1 टन पेपर प्रोड्यूस होता है एज पर द पेपर इंडस्ट्री. और एज पर द इंडियन पेपर इंडस्ट्री, यहां आपको अब और ताज्जुब होगा, एज पर द इंडियन पेपर इंडस्ट्री वी वेस्ट the 30,000 liter water for produce the 1 ton paper. As per the Indian paper industry, we use the 30, or you can say we waste the 30,000 liter water for 1 ton paper, for produce the 1 ton paper. अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन ओल्डर जो हमारी कन्वेंशनल जो चल रही थी मशीन्स, उनके अकॉर्डिंग 30,000 लीटर वाटर वेस्ट हो रहा था. इसीलिए पेपर इंडस्ट्री को ज़्यादातर नहरों के पास, नदियों के पास, नालों के पास, दरिया रिवर के पास बनाया जाता है ताकि पानी वेस्ट करते जाओ और बहाते जाओ गंगा में, पता ही न चले कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है. क्लियर? तो ये याद रखना. सो डोंट, मेरा कहने का मेन मकसद यही था, पेपर चाहिए प्रोड्यूस तो होगा ही, लेकिन बट डोंट वेस्ट द पेपर. पेपर को वेस्ट नहीं करना कि पेपर फाड़ा, इकट्ठा किया, फेंक दिया, फिर लिखा, फिर फाड़ा, इकट्ठा किया, फेंक दिया, ड्राइंग शीट सही नहीं बनी, फाड़ी, फेंक दी. नो, डोंट वेस्ट द पेपर. यू आर द इंजीनियर पर्सन, और अगर आप लोग ही पेपर वेस्ट करोगे, आप लोग ही अगर वेस्टेज को बढ़ावा दोगे, तो फिर एक आम नागरिक, एक आम बंदा, एक आम इंसान क्यों नहीं करेगा? यू आर द जीनियस इंजीनियर्स, और आप लोगों ने ये चीज़ लोगों को, बच्चों को समझानी है. क्लियर? सो प्लीज डोंट वेस्ट द पेपर इन योर लाइफ. हाँ, यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ तो हमने करना ही है, बट यूज़ करो, वेस्ट मत करो. डोंट वेस्ट द पेपर इन लाइफ.
प्लीज डोंट वेस्ट द पेपर इन लाइफ। इसीलिए ज़्यादातर हर गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट, हर सिटी और इवन हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर इसी बात के ऊपर आजकल जोर दे रही है, गो फॉर द बट गो फॉर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, गो फॉर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, गो फॉर द IT सेक्टर, ताकि आपको ज़्यादा पेपर की यूज़ मत लेना पड़े, ज़्यादा पेपर को यूज़ ना करना पड़े। आपकी फाइल्स कंप्यूटर में हो, आपकी फाइल CD में हो, पेन ड्राइव में हो, हार्ड डिस्क में हो, आपका ज़्यादा पेपर वेस्ट ना हो। आपके रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में हो, कंप्यूटर में हो, ठीक है, पेन ड्राइव में हो, आपका पेपर ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्लियर? सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू ऑल आर द super engineer, genius engineers, so it's my humble request, please don't waste the paper in industry, don't waste the paper in life, and also don't waste the paper in student life also। हाँ, जहाँ हमें यूज़ करना है, जो यूटिलाइजेशन है वो तो करना ही पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करेंगे। अब हम ड्राइंग शीट ही ना बनाएं कि सर ने बोला था पेपर वेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइंग शीट बनाओ, लेकिन ड्राइंग शीट बार बार फाड़ो मत। एक ड्राइंग शीट थोड़ी सी फट गई है तो उसको फाड़ के फेंक मत दो, नहीं मत ले आओ। नो डाउट कि आपके पेरेंट्स बहुत अमीर होंगे, आपको पैसे दे देंगे, आप बार बार ड्राइंग शीट भी परचेज कर लोगे, बट आप पेपर तो वेस्ट कर रहे हो ना माय डियर, पेपर तो वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ डोंट वेस्ट द पेपर इन योर लाइफ, इन द इंडस्ट्री आल्सो एंड इन योर स्टूडेंट लाइफ आल्सो। Clear? Okay. So this is the A5 drawing sheet size. This is the A5 drawing sheet size. Next we have the A6. तो ISO यही कह रहा है कि डोंट वेस्ट द पेपर। अगर छोटे से छोटा पेपर भी है तो उसको भी आप यूटिलाइज में लेके आओ, उसको भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर करो। तो उसमें फिर आपके पास ये जो स्टैंडर्ड साइज थे, इनसे और नीचे साइज भी वो कहता है उसको फॉलो करो। तो अब और नीचे जो साइज जाएंगे तो उनको हम कैसे बनाएंगे फिर, A6, A7 और सपोज अगर A8 भी होगा, अभी देखता हूँ कहाँ तक चलेंगे वो। तो A5 के बाद क्या है, 210 है। तो अब A5 में बड़ा साइज क्या है, A5 में बिग साइज है हमारे पास, दैट इज द 210। तो 210 ऑलरेडी क्या है, दैट इज ऑलरेडी इवन और ऑड, दैट इज इवन। सो डायरेक्ट डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 210 का 105, यही आया, यस यही आ जाएगा ना, यस। तो 210 का कितना है, 105 साइज आ गया। तो इट मीन्स नेक्स्ट साइज क्या हो गया हमारे पास, A6, दैट इज 105 मीन्स 105। अब 841 इधर चला गया, 148 इधर चला गया, 148। देखो इसका पूरा रिवर्स हो रहा है, यहाँ 841 था, यहाँ 148 आ गया। ओके, नेक्स्ट अब साइज है A6। तो A6 के लिए नेक्स्ट बिग साइज क्या है हमारे पास, द बिग साइज इज व्हाट, दैट इज 148 एंड दैट इज अगेन व्हाट, इवन और ऑड, दैट इज इवन, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 74। तो ये नेक्स्ट साइज आ गया आपके पास 74 इंटू 105, ठीक है। अभी भी हम उस साइज तक नहीं पहुंचे जो चाहिए, तो इसलिए हमें A8 और फॉलो करना होगा, A8। तो A8 कितना आ गया, बड़ा साइज कितना है A8 में, दैट इज 105 डिवाइड बाय 2, नो दैट इज 105 बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इवन ऑड। सो इसको इवन बनाने के लिए -1, तो 104 देन डिवाइड बाय 2। तो याद रखना, पहले अगर ऑड है तो उसको पहले -1 करके इवन बनाना है, देन दैट इज व्हाट, 52 not 4, 52, so that is 52, ठीक है। so this is next size, that is 52 into 74। अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे, so we follow A9। तो ये साइज A9 तक होंगे, याद रखना, these sizes should be up to A9। तो A9 के लिए अगला साइज क्या है, that is 74 ऑलरेडी क्या, इवन के ऑड, that is already even, directly divide by 2, so this is what, 370, 37, clear। so that is 37, clear, 37 ही आया ना, yes that is 37। so that is 37 into 52,
अभी भी हम उस साइज तक नहीं पहुंचे जो रिक्वायर्ड था, तो इट मींस A2 कहां तक चलेगा? A2 आपका A1 जो है आपका जहाँ 2A जो था वो A10 तक चलेगा, याद रखना। दैट शुड बी अप टू A10। तो A10 तक कहां तक चलेगा? अब अगला साइज क्या है? 52। तो 52 ऑलरेडी क्या है? इवन और ऑड? दैट इज इवन, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया ये? दैट इज 26. Good. That is 26. So this is 26 into 37. This is the size E10. कुछ याद आया? कुछ याद आया? That is what size? कुछ याद आया? That is your passport photograph size. आप फॉर्म भरते हो, वहां लिखा होता है फिक्स द पासपोर्ट फोटोग्राफ 26 into 37. This is your passport photograph size, and this is your passport photograph size. Due to that is again that is under the standard size. That is under the standard size. अब पासपोर्ट फोटोग्राफ देख लो कितनी की होती है? इतनी की होती है। तो अब ISO क्या कहता है? ISO कहता है इतने से पेपर को भी वेस्ट मत करो, इतने से पेपर के टुकड़े को भी वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट द पेपर। आपको पता है गांधी जी क्या करते थे? महात्मा गांधी जी पेपर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। जब उनको कोई क्वेश्चन पूछ के किसी पेज के ऊपर लिख के भेजता था ना कि ये मेरा क्वेश्चन है या ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका मुझे आंसर चाहिए, या कोई वो बात बताता था और गांधी जी उसका रिवर्स उसको आंसर भेजना चाहते थे, तो वो उसी पेपर के पीछे लिख के भेज देते थे। वो बंदा एक तरफ लिखता था, पेपर के बैक साइड पे उसका आंसर जो उसने क्वेश्चन किया उसका आंसर लिख के वो भेज देते थे एट द बैक साइड ऑफ द पेपर। क्लियर? तो ये महान लोगों की बातें होती हैं, चीजें वेस्ट नहीं करते। अदरवाइज तो वो राष्ट्रपिता थे, उनके पास हजारों पेपर रोज आते होंगे जाते होंगे। क्लियर? सो डोंट वेस्ट द पेपर, don't waste the paper. Again I repeat, don't waste the paper. So this is the A10 standard size as per the ISO, International Standardization of Organization, International Organization of Standardization. So this is the A10 size as per the ISO. ठीक है, ISO A10 तक जाता है। ठीक है, अब A10 से वो A10 तक जाता है, लेकिन A0 से ऊपर भी जाता है। ISO A0 से ऊपर भी जाता है, क्योंकि sometime in the industry you have the big plan, you have the huge big plan about the layout of your industry, about the layout of your city, about the layout of your colony. You have a big plan. तो इतने बड़े प्लान को छोटी ड्राइंग शीट के ऊपर प्रॉपर डिस्क्राइब करना, कभी कभी शो करना, ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हमें बड़ी ड्राइंग शीट चाहिए। तो बड़ी ड्राइंग शीट पे जाने के लिए ISO ने 2 और A0 से ऊपर 2 और बड़े स्टैंडर्ड बना दिए, एंड दैट स्टैंडर्ड अगेन एज पर द ISO, दैट इज अगेन एज पर द ISO। तो अब ये स्टैंडर्ड ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कैसे बनेंगे ये देखो। अभी बनेगा 841 इधर जा रहा था, इट मीन्स इधर के साइज इधर जा रहे हैं, तो इट मीन्स 1189 इधर चला गया, 1189 इधर चला गया ना। अगर मैं ऐसे करूँ कि 849 इधर आया था तो 1189 इधर चला गया A1 में। इज इट क्लियर? और यहाँ हम क्या करते थे, इस चीज को 2 से डिवाइड करते थे, या हम इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 841 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 2, 8 और 60। समझ आ गई? तो ये जो साइज बना ये A1 बन जाएगा। अब ऐसे ही 862 इधर चला गया, जैसे ये इधर आ रहे थे 862 भी इधर जाएगा, तो 1682 इधर चला गया, इट मींस 1682 इधर चला गया। और अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से, क्योंकि वहां डिवाइड हो रहा था, छोटा हो रहा था लेकिन यहाँ बड़ा हो रहा था, मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसको, तो अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना आया? 2378। कितना? 2378। ओके, मैं भी एक बार देखूं कितना ही आता है। ओके, चलो कैन 2378। 2378 यस।
yes 2378. तो it means that is the 2A size, that is the 2A size. ठीक है, अब इन दोनों में हमने -1 क्यों नहीं किया बोला? क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 करने के कारण ऑलरेडी ये इवन नंबर मिल रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के कारण ऑलरेडी ये इवन नंबर मिल रहे हैं, इसलिए हमने -1 यहाँ नहीं किया. क्लियर? तो these are the 2A to 10, 2A to 10, A10. Now 10A, 2A to A10 means 2A, 1A means you can say 2A, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 and A10. तो अगर मैं इसको टोटल काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. तो ISO क्या कहता है? As per the ISO, International Organization of the Standardization, we have the 13 standard sizes of your drawing sheet. We have the 13 standard sizes of your drawing sheet as per the International Organization Standardization. Is it clear? Okay. तो अब यहाँ पे जो आपके सिलेबस में थे वो क्या है? वो दैट इज ओनली A0 to A5. These are only A0 to A5. अगर आप इन 6 स्टैंडर्ड साइज के भी को भी याद रख लो तब भी आपका एग्जाम का काम तो चल ही जाएगा. लेकिन अब आपको सिलेबस से बियॉन्ड जाके मैंने थोड़ा कवर करा दिया है कि बियॉन्ड सिलेबस भी ये साइज होते हैं A6, A7, A8, A9, A10 एंड 1A और 2A. और ये मैंने क्यों कराया? बिकॉज दीज साइजेस यूज्ड इन द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं. अगर मैं यहाँ नहीं कराता तो इंडस्ट्री में आपको जाके वहाँ मिलते तो आपने कहना था कि विनोद सर को पढ़ाना ही नहीं आता, उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं, हमें साइज के बारे में डिटेल में बताया. जब आपने ये सोचना था कि सर को खुद को नहीं पता होगा इसीलिए नहीं बताया. क्लियर? सो बट दीज आर द 13 sizes as per the ISO International Organization Standard. International Organization of Standardization. We have the 13 sizes used in the industry. क्लियर? तो ये आप अच्छी तरह मेरे ख्याल से याद भी हो जाएंगे आपको. अब देखो अगर मैं ये बात बोलूँ आपको, कितनी मजेदार बात है. देखो अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये 13 के 13 साइज याद कर लो then it's very difficult. It's very difficult कि सारे साइजेस को याद कैसे करना है. सिर्फ हमने एक ही साइज याद किया A0, एक ही साइज को हमने दिमाग में रखा. और सही पूछो तो मेरे को भी अभी तक पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन मैं भी अभी तक एक ही साइज दिमाग में रखता हूँ A0, 841, 1189. उसके साथ ही मैं हमेशा सारे साइज कैलकुलेट करता हूँ साथ साथ, ताकि स्टूडेंट को भी समझ आ जाए कि कैसे ये साथ साथ कैलकुलेट करने. और बाकी साइजेस को मैं कभी याद नहीं करता और ना ही मुझे याद है, ईमानदारी से कह रहा हूँ. सिर्फ मैं मेथड याद करता हूँ. सो ऑलवेज गो फॉर द मेथड्स. ड्राइंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे. ठीक है, एक ही चैप्टर में आपको 50 प्रॉब्लम आएंगी या 100 या मोर देन 100 प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इतनी प्रॉब्लम्स को आप याद नहीं कर सकते. यू कांट लर्न दैट ऑल प्रॉब्लम्स. ओनली फॉलो द मेथड, ओनली फॉलो द कंसेप्ट्स. तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए यू कैन ड्रॉ इट. ठीक है, गो फॉर द कंसेप्ट, गो फॉर द मेथड्स. क्लियर? ऑलवेज गो फॉर द मेथड्स. तो ऐसे आप चलते रहोगे तो ये सारे ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट साइजेस हो गए थे एज पर आवर चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्राइंग शीट. तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या हुआ? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं हुआ, ड्राइंग इक्विपमेंट आप कह सकते हो, बोर्ड हो गया. एक्चुअली इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या है? मोटा मोटा सा अगर बताऊं, इंस्ट्रूमेंट वो है जिसकी हेल्प के साथ आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो. आपके पास कंपास है, डिवाइडर है, स्केल है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स. और इक्विपमेंट क्या है? जिसके ऊपर जिसकी हेल्प के बिना वो चीज़ ड्रॉ नहीं हो पा रही. जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड क्या आ गया? इक्विपमेंट. क्योंकि ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा तो ड्राइंग शीट नहीं लगेगी, ड्राइंग शीट नहीं होगी तो ड्राइंग नहीं ड्रॉ होगी. इज इट क्लियर? तो ड्राइंग बोर्ड यू कैन से इन दैट केस एज ए इक्विपमेंट. और वहाँ पे वो पेंसिल, रबर, स्केल, ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर, इरेजर, सेट स्केल, ठीक है, कंपास, लार्ज गो कंपास, स्मॉल गो कंपास, दीज ऑल व्हाट? दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स. अगर आप एक लेमैन की लैंग्वेज में देखो, वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो वर्कशॉप में जो एनविल है जिसके ऊपर रख के आप जो आयरन पीस को हैमरिंग कर रहे हो, तो एनविल इज व्हाट? एनविल इज एज ए इक्विपमेंट.
और हैमर इज व्हाट, हैमर इज एज योर इंस्ट्रूमेंट, एज योर टूल। क्लियर? सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। एक मोटी मोटी सी उसमें बताया, अदरवाइज डेफिनेशन में बहुत डेप्थ में है व्हाट इज द डिफरेंस में एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर? सो ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड साइज हो गए थे और ये ड्राइंग शीट साइजेस हो गए थे, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग शीट। बट दोज इन दैट केस द बोर्ड आर अंडर द इक्विपमेंट कह सकते हो, और ड्राइंग शीट इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आल्सो एज ए वर्कशीट और ये कन्वर्ट एज ए इक्विपमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है ड्राइंग शीट। इंस्ट्रूमेंट इसको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल, रबर, स्केल, कंपास, ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है, इवन ड्राफ्टर आल्सो। क्लियर? ओके, सो दीज आर द ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग शीट साइजेस। नेक्स्ट है हमारे पास, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, बस थोड़ा ही और आज खत्म करना है, क्योंकि खत्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसको बाद में कवर करूंगा तो आपको सही नहीं लगेगा, छोटी छोटी क्या चीजें पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ लोगे साथ तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? बस ये मैंने हल्का हल्का एप्लीकेशन ही बतानी है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखते रहो। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर इसको बोलते हैं, दिस इज इन द टी शेप, एक तरफ ये टी की तरह होगा और दूसरी तरफ जो टी का ये लॉन्ग इसका एज कह लो, जहाँ ये कह लो कि टी के सपोर्टिंग ये जो नीचे दिया हुआ पिलर कह लो, ये एज ए स्केल काम करेगा, ये इसमें स्केल होगा, बेसिकली स्केल होगा, और नॉर्मली ये स्केल सेंटीमीटर्स में होगा। तो दिस इज द टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। अब टी स्क्वायर का वर्क क्या है? टी स्क्वायर अगर आपने 90 डिग्री एग्जैक्ट लाइन लगानी है तो ड्राइंग बोर्ड के साथ ऊपर ऐसे इसको लगा के, ऐसे लगा के 90 डिग्री एग्जैक्ट लाइंस आ जाएंगी। इट मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टी स्क्वायर? बेसिकली टी स्क्वायर का फंक्शन है कि 90 डिग्री आपने वर्टिकल लाइंस लेनी है, तो वर्टिकल 90 डिग्री प्रॉपर लाइंस आ जाएंगी इसके साथ। जब इवन पैरेलल लाइन लेनी है, एक लाइन के दूसरी लाइन के साथ पैरेलल लाइन लेनी है, जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है, तो इसका ऐसे टी यूज करके, ऐसे बोर्ड के साथ टी यूज करके यू कैन मेक द हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी, दैट इज द टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको हम ड्राइंग बोर्ड का जो एबनी एज है ना, एबनी एज के ऊपर रख के ये स्लाइड करेगा ब्लैक पोर्शन ऐसे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, एचबीएम के ऊपर रख के लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एबनी एज है सपोज, तो इस एबनी एज के ऊपर रख के ये ऐसे स्लाइड करेगा ऑन द एबनी एज, तो सारी लाइन जो है इसके इसमें पैरेलल जाएगी। और अगर इसका हॉरिजॉन्टल एबनी एज ऊपर का पोर्शन ड्राइंग बोर्ड का यूज करोगे तो सारी लाइन आपकी वर्टिकल जाएगी। लेकिन एबनी एज सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो एबनी एज नॉर्मली यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ड्राइंग शीट, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एबनी एज एंड टी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ओके। तो ये सारे को हम, इस सारे को ध्यान से देख लो, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है बेसिकली, इसमें इसका स्क्रू इसके अंदर चलाइए, काफी नहीं है, हाँ। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है बेसिकली आपका। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यूज होंगी, क्लियर। एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देख लो, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था उस टाइम का है मेरा, और मैंने इसको पूरा संभाल के रखा हुआ है। सिर्फ इसमें एक ये डिवाइडर है जो खराब हो गया, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट अभी भी वर्किंग है। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। मैं सारे इंस्ट्रूमेंट मेन जो यूज होते हैं आपको बताता हूँ फटाफट। सबसे पहले इसमें ये रहेगी बिग बो कंपास, दिस इज द कंपास। कंपास आपको पता है, कंपास इज यूज फॉर ड्रॉ द सर्कल्स एंड ड्रॉ द आर्क्स, ठीक है। और अगर इस कंपास की ये लेग बड़ी है, अगर कंपास की ये लेग बड़ी है तो इसको हम बोलते हैं बिग बो कंपास, BOW बो। सो बिग बो कंपास, अगर इसकी लेग्स बड़ी हैं तो बिग बो कंपास। और बिग बो कंपास इज नॉर्मली यूज फॉर द बिग सर्कल्स एंड बिग आर्क्स, बड़े सर्कल और बड़ी आर्क को ड्रॉ करने के लिए यूज होगी। और इवन इसमें एक ऑड लेग भी आती है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ऑड लेग भी है, दैट इज द एडजस्टेबल, ये कंपास एडजस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें इस स्मॉल लेग को निकाल देते हैं और इसकी ये ऑड बड़ी लेग आती है, ऑड लेग बोलते हैं इसको,
और ये बड़ी ऑड लेग को हम इसमें लगाते हैं ऐसे, लाइक दिस। तो जब बड़ी ऑड लेग लग जाएगी इसमें लाइक दिस, तो ऐसे जब खुल के ये बड़ी और भी बड़ी आर्क जहाँ लाइक दिस आप देख सकते हो, और भी बड़ी आर्क जहाँ और भी बड़े सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ये काम करेगी बिग बो कंपास। तो ऑड लेग, ये ऑड लेग लगने के कारण ये कंपास और बड़े डायमीटर, ये वाली ऑड लेग अगर साथ लगा देते हैं दैट इज द एडजस्टेबल, स्मॉल लेग को हम निकाल देते हैं और ऑड लेग इज एडजस्टेबल। तो अगर ऑड लेग को लगा देते हैं देन सांस चढ़ गया, then that odd leg used for the big circles and big arc, for draw the big circles and big arcs on the drawing sheet. Is it clear? So this is the big bow compass. तो जैसे ये बिग बो कंपास है, जैसे ये बिग बो कंपास है, इसको फिक्स कर देना, जैसे ये बिग बो कंपास है ऐसे स्मॉल बो कंपास भी होती है। स्मॉल बो कंपास नेचुरली, बिग बो कंपास किस लिए यूज होगी, दैट इज यूज द बिग सर्कल एंड बिग आर्क, और स्मॉल बो कंपास यूज होगी दैट इज यूज फॉर द स्मॉल सर्कल और स्मॉल आर्क। ठीक है। और एक चीज बेटे याद रखना, जब भी इंस्ट्रूमेंट लोगे ना तो ये सेंटर, दोनों लेग्स के बीच में ये जो सेंट्रल राउंड सा राउंड डिस्क लगी है, तो इस सेंटर राउंड डिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट ही आप यूज करना ज़्यादा। इसका क्या रीजन है कि इसमें बहुत ही प्रिसाइज थ्रेड्स हैं, तो बहुत ही प्रिसाइज थ्रेड होने के कारण जो सर्कल और आर्क की एक्यूरेसी है वो प्रॉपर ½ mm तक भी प्रॉपर आएगी इसमें। अगर नॉर्मल सर्कल यूज करोगे तो इसमें 1 या 2 ½ mm तक प्रॉपर एक्यूरेसी कभी कभी नहीं मिलेगी, इसमें प्रॉपर एक्यूरेसी मिलेगी क्योंकि इसके ऊपर ये जहाँ ये सर्कल घूम रहा है वहाँ पे एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर बिल्कुल फाइन थ्रेड्स हैं, तो फाइन थ्रेड के कारण वो लेग जो है धीरे धीरे ओपन हो रही है या धीरे धीरे क्लोज हो रही है। और दूसरी तरफ ये वाला स्क्रू खोल के यहाँ पे आपके पास स्क्रू लेड्स मिलते हैं मार्केट में, एच ग्रेड के लेड ही यूज़ करना ज़्यादा, तो एच ग्रेड के लेड मिलेंगे मार्केट से और वो लेड को यूज़ करके आप इसको कंपास को टाइट या लूज कर सकते हो। और अच्छी कंपनी के ही जो है लेड्स लेना, क्योंकि जो डुप्लीकेट कंपनीज हैं या डुप्लीकेट लेड है उसमें प्रॉपर आपको वो ग्रेड नहीं मिलेगा लेड में जो एक्चुअल ग्रेड होता है। ठीक है। तो अच्छी कंपनियां बहुत हैं, जैसे अप्सरा है क्या और कैमलिन है, ऐसी अच्छी कंपनी के लेड ही आप परचेज करना। इट्स कोहिनूर इज आल्सो गुड कंपनी। तो ऐसी 2-3 कंपनियां बहुत अच्छी हैं, अप्सरा हो गया, ठीक है, कोहिनूर हो गया और प्लस कैमलिन हो गया, इन कंपनीज के लेड आपको प्रॉपर मिलेंगे और प्रॉपर कंपनीज के होने चाहिए, डुप्लीकेसी भी बहुत होती है, ये देख लेना। तो ये लेड प्रॉपर होनी चाहिए और दैट इज द स्मॉल बो कंपास। ठीक है। और जैसे ये स्मॉल बो कंपास होती है ऐसे हमारे पास स्मॉल बो डिवाइडर भी होता है। तो ये दैट इज द स्मॉल बो डिवाइडर, ये स्मॉल बो डिवाइडर है, इसमें दोनों तरफ ऐसे नीडल्स लगी होंगी और मेन फंक्शन ऑफ द डिवाइडर इज यूज फॉर द स्मॉल बो कंपास का क्या फंक्शन था, स्मॉल बो कंपास का फंक्शन था यूज फॉर द स्मॉल आर्क एंड स्मॉल सर्कल्स। बट स्मॉल बो डिवाइडर का क्या यूज है, यूज फॉर द ट्रांसफर द डिस्टेंस फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड आल्सो यूज फॉर द गाइडलाइंस। ठीक है। गाइडलाइन टेक्निकल लेटर में यूज करेंगे, वहां बताऊंगा। गाइडलाइन को बनाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह सेम डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए भी डिवाइडर का यूज होता है कभी कभी। क्लियर। सो दैट इज द स्मॉल बो डिवाइडर। तो जैसे स्मॉल बो डिवाइडर है ऐसे बिग बो डिवाइडर भी होगा। ठीक है। बड़ी लेग का बड़ा डिवाइडर भी होगा, दैट इज यूज फॉर द बिग ट्रांसफर द बिग डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड आल्सो ड्रॉ फॉर द बिग गाइडलाइंस। ठीक है। दैट इज द बिग बो डिवाइडर। तो स्मॉल बो डिवाइडर, बिग बो डिवाइडर, ऐसे ही स्मॉल बो कंपास, बिग बो कंपास। ऐसे होता है इंकिंग पेन, दिस इज द इंकिंग पेन, ये इंकिंग पेन रहेगा, दिस इज द इंकिंग पेन। इंकिंग पेन में क्या होता है कि पेन की इंक आती है और ड्रॉप के साथ यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है। और जब इन द ओल्ड डेज में क्या होता था कि आपके पास प्रिंटर के, कंप्यूटर के, कैड के प्लॉटर नहीं होते थे, तो ड्राइंग को हाथों से इंकिंग करनी पड़ती थी। ड्रॉसमैन हाथों से या डिजाइन इंजीनियर बाई हैंड इंकिंग करता था ड्राइंग शीट को, तो वहाँ पे इंक डाल के, तो ये इंकिंग पेन है, इंकिंग पेन के लिए ये एज ए यूज होता था इंकिंग पेन। क्लियर। तो जैसे ये बिग इंकिंग पेन है ऐसे हमारे पास स्मॉल इंकिंग पेन भी है जो स्मॉल ड्राइंग के ऊपर यूज होगा, मीन स्मॉल काम के लिए यूज होगा। सो दैट इज द स्मॉल इंकिंग पेन। क्लियर। तो ऐसे हमारे पास ये तो पेन, ये जो इंकिंग पेन थे दैट इज यूज फॉर द स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आर्क है, आर्क के ऊपर तो पेन से सर्कल बनेगा नहीं प्रॉपर, तो आर्क के लिए क्या होता था, इंकिंग कंपास होती थी। तो ऐसी इंकिंग कंपास होती थी, नहीं है भी है, यूज भी होती है अभी भी इंडस्ट्री में। ऐसी इंकिंग कंपास होती है, उसमें जैसे इंकिंग पेन में निब बनी होती है ऐसे,
ठीक है। ऐसे इसमें निब बनी होगी, तो इस निब के अंदर ड्रॉप डाल देंगे और ये छोटे सर्कल या छोटी आग के लिए यूज़ होगी, ठीक है। ऐसे जो बड़ी आग है उसके लिए बड़ी निब यूज हो जाती थी ऐसी, तो बड़ी निब के साथ बड़ी आग में एडजस्टमेंट लगा के बड़ी आग के साथ उसको कवर करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये भी है, ये इसकी नीडल अप डाउन हो जाती है, तो ये एडजस्टेबल नीडल होती थी। इंकिंग पेन में एडजस्टेबल नीडल के साथ इसको वर्क करते थे, तो एडजस्टेबल नीडल के साथ ये इंकिंग पेन वर्क होता था। लेकिन आजकल ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काफ़ी, इसमें से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो है एब्सोल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपको वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिखाया है जिसमें प्रॉपर सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं जब हम एज ए डिज़ाइन इंजीनियर या एज ए ड्राफ्ट्समैन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें तो सिर्फ इसमें देखो अब कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अभी इसमें से 3 इंस्ट्रूमेंट मिस हैं, अभी इसमें से 3 नहीं 2 इंस्ट्रूमेंट मिस हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से लंबे वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ से मिस है, 2 इंस्ट्रूमेंट मिस है। लेकिन फिर भी ये कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन आजकल का जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखा होगा आपने, उसमें सिर्फ क्या होता है, 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिग कंपास, स्मॉल कंपास, बिग डिवाइडर, स्मॉल डिवाइडर, बस। इवन बिग डिवाइडर भी खत्म हो गया, स्मॉल डिवाइडर ही रह गया, उसमें एक ही डिवाइडर रह गया। ज़्यादातर 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट ही मिलते हैं। लेकिन दिस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, जो हम डिज़ाइन में काम लेते हैं या जो काम लेके आएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में बात की, तो इसके बारे में जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग भी बता दिया मैंने, यूटिलाइजेशन आपको बता दी। देन ट्रायंगल्स और सेट स्केल्स, ट्रायंगल्स और सेट स्केल भी जो है वो आपके पास ट्रायंगल्स एंड सेट स्केल नॉर्मली 3 डिग्रीज के नॉर्मली यूज होते हैं हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सेट स्केल आपने देखे होंगे, एक वाला मेरे पास जो लगा हुआ उसमें, दिस इज द ट्रायंगल्स, इसका एक पार्ट और होता है ट्रायंगल्स एंड सेट स्केल, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ड्रॉ द पैरेललोग्राम्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और एंगुलर लाइंस, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को यूज करने के लिए ये भी यूज होते हैं। लेकिन आजकल ट्रायंगल्स और सेट स्केल्स का ज़्यादा काम जो है आपके मिनी ड्राफ्टर ने ले लिया, सो वी आर द मिनी ड्राफ्टर, क्लियर, वी आर द मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर ने ज़्यादा वर्क ले लिया आपका सेट स्केल्स का या ट्रायंगल का, तो मिनी ड्राफ्टर ज़्यादातर जो है वो आजकल यूज हो रहा है साथ साथ। एंड देन वी आर द इंजीनियरिंग स्केल, नॉर्मल जो हम स्केल यूज करते हैं दैट आर द डिजाइन बाय द इंजीनियर्स, ठीक है, एंड यूज्ड बाय द इंजीनियर्स, ड्यू टू दैट नेचर दैट आर द इंजीनियरिंग स्केल। तो ये सारे स्केल जो हैं, ये सारे स्केल हमारे पास ऐसे जो सारे स्केल होंगे इंजीनियरिंग स्केल होंगे। नॉर्मली हम 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का स्केल, 30 सेंटीमीटर का स्केल और ऐसे 80 या 100 सेंटीमीटर का स्केल हम यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर द इंजीनियरिंग स्केल, ये सारे इंजीनियरिंग स्केल हैं, ठीक है। और कुछ जब हम स्केल खुद डिज़ाइन करते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक स्केल डिज़ाइन करना है, उसके लिए ब्लैंक कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स मिल जाती है मार्केट से, दैट इज आल्सो यूज्ड इन द स्केल। तो ये मिनी ड्राफ्टर है, ये मिनी है तो डेफिनेटली इससे कोई बिग ड्राफ्टर भी होगा, अगर ये मिनी है तो कोई बिग भी होगा। तो यस, ऐसा ही बिग ड्राफ्टर ही होता है, इसी शेप में होता है लेकिन बड़ा होता है। तो इंडस्ट्री में जैसे ये पूरा ड्राइंग बोर्ड है, तो उस बोर्ड में उसका बिग ड्राफ्टर का ऑलमोस्ट इसके हाफ तक या हाफ से थोड़ा पीछे तक ये हॉरिजॉन्टल स्केल रहेगा और एक वर्टिकल स्केल, इतना बड़ा एक वर्टिकल स्केल होगा। और उसमें यहाँ पे एक नोब होती है, उस नोब में लीवर होता है, उस लीवर के साथ खोल के उसको आप उसका एंगल सेट कर सकते हो अपना ड्राफ्टिंग मशीन के ऊपर, किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो वो बड़ा ड्राफ्टर होता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज द मिनी ड्राफ्टर, ये एक छोटा ड्राफ्टर है। इसमें 2 स्केल आपस में अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के साथ अटैच्ड है और दोनों स्केल आपस में 90 डिग्री पे है, ठीक है। एंड दीज आर द स्लाइडिंग रॉड्स, ये रॉड्स रहेंगी इसमें जो इसको ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए वर्क करेगा। एंड दिस इज द फिक्सिंग क्लैंप, ये फिक्सिंग क्लैंप रहेगा जो ड्राइंग बोर्ड के साथ अटैच होगा। एंड मिनी ड्राफ्टर, विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर यू कैन ड्रॉ ऑन द ड्राइंग शीट हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस। किसी भी एंगल पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस या पैरेलल लाइंस आप मिनी ड्राफ्टर से इजीली ड्रॉ कर लोगे। और मिनी ड्राफ्टर अगर आप यूज़ करते हो तो ड्राइंग शीट में आप काम ज़्यादा फास्ट करोगे कंपैरिजन नॉर्मल स्केल को जब यूज़ करते हो उसके कंपैरिजन में। मीन्स अगर आप नॉर्मल स्केल के साथ कोई ड्राइंग बना रहे हो तो सपोज आधे घंटे में बनती है, मिनी ड्राफ्टर के साथ वही ड्राइंग आपकी 20 मिनट में या 15 मिनट में भी बन जाएगी अगर आपको प्रॉपर ड्राफ्टर यूटिलाइजेशन आती है। प्लस आपको इसमें प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी प्रोटेक्टर फिक्स है। यू कैन टेक द एंगल एट एनी एंगल, यू कैन टेक ए लाइन एट एनी एंगल 0 to 360 डिग्री विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है क्या है, प्रैक्टिकल क्लास में आपको टीचर भी बताते होंगे या बताएंगे। इसमें एक लाइन होती है, इस लाइन को हम 0 डिग्री के साथ मीट करेंगे और अगर उसके साथ वो लाइन
प्रॉपर स्ट्रेट आ रही है, 0 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, नहीं तो आपके ड्राफ्टर में थोड़ा एरर होता है, उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, उस एरर को एडजस्ट भी किया जा सकता है। एनीहो, सो दिस इज द मिनी ड्राफ्टर, इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आफ्टर मिनी ड्राफ्टर वी हैव द ड्राइंग पेपर। ड्राइंग शीट साइज है, आपको मैंने बता दिया है। ड्राइंग पेंसिल्स है, ड्राइंग पेंसिल जो हम पेंसिल ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, दीज आर द ड्राइंग पेंसिल्स। तो आगे मैं ड्राइंग पेंसिल के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले फटाफट छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कवर कर लें। तो देन इरेजर शुड बी विद गुड क्वालिटी। आपके पास जो इरेजर है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग शीट के ऊपर आप कोई भी लाइन को इरेज कर रहे हो तो नीचे वो ड्राइंग शीट को ही ब्लैक कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरेजर शुड बी विद द गुड क्वालिटी, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल्स आल्सो शुड बी विद द गुड क्वालिटी ड्यू टू द लेड ग्रेड इन द पेंसिल। अगर आप बैड क्वालिटी की ड्राइंग शीट और पेंसिल यूज करोगे तो उसमें अगर वो एच का लेड कह रहा है तो उसमें हो सकता है HB का लेड है, तो इसलिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइज आपने पेंसिल ही यूज करनी है, ड्राइंग पेंसिल। उसके लिए फिर मैं कहता हूँ स्टैंडर्डाइज पेंसिल जो अच्छी मार्केट में इंडिया में अवेलेबल है वो कोहिनूर कंपनी की है, अप्सरा कंपनी की है और कैमलिन कंपनी की है। इन अच्छी कंपनी की पेंसिल आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ और कंपनी की भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक ये यूज़ की है जो मेरे को अच्छी लगी। आपको इससे भी कोई अच्छी कंपनी की लगती है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, नो डाउट, बट दैट शुड बी विद द गुड ग्रेड ऑफ द लेड, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिल इरेजर की, हमने बात कर ली थी। ड्राइंग शीट क्लैम्प्स और सैलो टेप्स। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए ड्राइंग शीट क्लैम्प्स आते हैं स्टील के, जहाँ आप क्लैम्प्स यूज कर सकते हो, जहाँ आप सैलो टेप यूज कर सकते हो। सैलो टेप को कभी भी वर्टिकली जहाँ हॉरिजॉन्टली नहीं लगाना, हमेशा क्रॉस कॉर्नर आप लगाना है। ड्राइंग शीट में मैंने बताऊंगा कैसे क्रॉस कॉर्नर आप लगाते हैं उसको, ठीक है, वैसे यूज करना है आपने। देन हमारे पास फ्रेंच कर्व्स डिफरेंट डायस की, डिफरेंट रेडियस की कर्व्स होती हैं, ठीक है। उसको हम किसी भी आर्क्स के पॉइंट को आपस में मीट करने के लिए फ्रेंच कर्व्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सर्कुलर लैमिना बना रहे हैं, जहाँ हम सेक्शन ऑफ सॉलिड का, सिलेंडर का सेक्शन ऑफ सॉलिड निकाल रहे हैं, उसमें लिप्स आ रहा है, तो उन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटों को मीट करने के लिए फ्रेंच कर्व्स यूज़ होगी। मीन जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, उन कर्व्ड लाइंस के पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए फ्रेंच कर्व्स यूज़ होगी। और फ्रेंच कर्व्स का 20 फ्रेंच कर्व्स का सेट आता है एक बॉक्स के अंदर, तो वो 20 का सेट होता है। उस सेट को यूज़ करके आप पूरी ड्राइंग पे किसी भी तरह की आर्क, किसी भी तरह की कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द ड्राफ्ट, देन वी हैव नेक्स्ट इज द क्लॉथ। ड्राफ्टिंग क्लॉथ कह लो या ड्राइंग टेबल क्लॉथ कह लो। क्लॉथ को हम इसलिए नॉर्मली यूज करते हैं ताकि अगर हम यहाँ ड्राइंग शीट पे काम कर रहे हैं तो सपोज हमारा हाथ अगर नीचे से, सपोज हमें हमारे हाथ पे पेंसिल का कुछ ब्लैक लग गया है, कुछ लेड ब्लैक लग गया या कुछ और कुछ लग गया सॉइल वगैरह, तो आपकी ड्राइंग शीट नीचे से गंदी ना हो, तो हम क्लॉथ को बिछा के फिर हम काम करते हैं ताकि ड्राइंग शीट आपकी नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि ड्राइंग शीट जितनी नीट एंड क्लीन होगी वर्क करने के बाद, उतने मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो उसका क्लॉथ इसलिए भी यूज़ करते हैं कि आप सपोज काम कर लिया आपने, अभी ड्राइंग शीट बनी नहीं, आप कहीं जा रहे हो लंच करने, जहाँ नेक्स्ट डे काम करना है ड्राइंग पे, तो वो क्लॉथ आप ड्राइंग के ऊपर कवर कर जाओ ड्राइंग उस क्लॉथ के साथ, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो डस्ट प्रूफ रहे। तो दैट इज यूज फॉर द यूज ऑफ द क्लॉथ। नेक्स्ट वी हैव द ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर नॉर्मली ओल्ड डेज में यूज होता था, आजकल ट्रेसिंग पेपर वो है वो यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। एक जगह से हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके दूसरी जगह ट्रेस करना है, कॉपी करना है, तो इसलिए नॉर्मली ट्रेसिंग पेपर यूज़ होता था। बट इन द एग्जाम, इंडस्ट्री में तो अभी भी यूज़ होता है, बट इन द एग्जाम, इवन इंडस्ट्री में कुछ हमारे पास ड्राइंग शीट होती है वो भी ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ही बनती है, ठीक है, जब हमने ओल्ड ड्राइंग को ट्रेस करना होता है। बट इन द एग्जाम, व्हेन यू आर ए स्टूडेंट इन द एग्जाम, ट्रेसिंग पेपर एग्जाम में अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, एक बच्चा कॉपी कर लेता था, बाकी बच्चे चीटिंग करते थे उसी को यूज़ करके। तो ट्रेसिंग पेपर इस टाइम एग्जाम में अलाउ नहीं है आपको, तो आपको इसीलिए पूरा डेप्थ में बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में बोलोगे सर ने तो बोला था कि वहाँ ट्रेसिंग पेपर यूज होता है। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वी हैव द अबाउट ड्राइंग पेंसिल्स। ड्राइंग पेंसिल्स के ऊपर बस थोड़ी सी बात करने, उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है। फिर इस चैप्टर में कुछ और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ड्राइंग स्केल है, स्केल की बात हमने स्केल के चैप्टर में ऑलरेडी जो है करेंगे आगे चल के स्केल के चैप्टर में।
ठीक है, जब हम स्केल करेंगे तो स्केल की बात वहाँ पे करेंगे। तो वन थिंग इज मोर, वी हैव द रेजिंग सैंड पेपर्स। सैंड पेपर बेसिकली यूज होता है जब आपके पास वुडन पेंसिल है तो आपकी पेंसिल का आगे का जो टिप है वो प्रॉपर शार्प नुकीला होना चाहिए, तभी आपकी ड्राइंग शीट पे लाइन की जो थिकनेस है वो सेम रहेगी। अदरवाइज पेंसिल की टिप शार्प नहीं होगी तो सेम थिकनेस नहीं रहेगी। लेकिन आजकल वो सैंड पेपर भी रिमूव हो रहा है क्योंकि उसकी जगह हम स्टाइलस यूज़ करते हैं। स्टाइलस आपके पास पेंसिल होती है जिसमें 0.5 mm का लेड डालते हैं और वो लेड धीरे धीरे हम यूज़ करते हैं, पीछे से उसको पुश करते रहते हैं लेड को थंब के साथ, तो वो लेड यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ द स्टाइलस। तो स्टाइलस आजकल वुड पेंसिल की भी जगह कम हो गई है ड्राइंग में, ज़्यादातर जो है स्टाइलस जहाँ इंडस्ट्री में स्टाइलस ही यूज़ होती है। जैसे हम 2-3 स्टाइलस अलग अलग कलर की ले लेते हैं, अगर 0.5 का लेड यूज़ करना तो सपोज हमने ब्लू कलर की स्टाइलस ले ली है ना। अगर हमने 0. जहाँ एच ग्रेड ग्रेड वाइज, अगर हमने ग्रेड वाइज यूज़ करने हैं तो सपोज हमने एच ग्रेड यूज़ करना तो ब्लैक स्टाइलस ले ली, हमने 2H करना तो ब्लू स्टाइलस ले ली, 3H करना तो येलो स्टाइलस ले ली। तो ऐसे कलर वाइज भी हम स्टाइलस लेके उसको डिफरेंट वेरिएशन में यूज़ कर सकते हैं एज पर द वेरिएशन इन द थ्रेडिंग ग्रेड। ठीक है, जो थ्रेड का ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग, तो दैट इज द स्टाइलस। ठीक है, तो वो स्टाइलस होती है। अब हम बात कर रहे थे पेंसिल ग्रेड्स की। तो पेंसिल ग्रेड्स जो बेटे हैं वो आपके पास पेंसिल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारे पास सॉफ्ट कैटेगरी, एक है हार्ड कैटेगरी। एक है हमारे पास सॉफ्ट कैटेगरी, एक है हार्ड कैटेगरी। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम हार्ड कैटेगरी ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तकरीबन 95% इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम हार्ड कैटेगरी यूज़ करते हैं। कभी कभी हम कैटलॉग या स्केच वर्क करते हैं तो हम सॉफ्ट कैटेगरी यूज़ करते हैं, अदरवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग के लाइन वर्क में हम सारी ही हार्ड कैटेगरी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज द हार्ड कैटेगरी। हार्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सॉफ्ट कैटेगरी, एंड दैट कैटेगरी फॉर द पेंसिल्स। पेंसिल्स के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी है, हार्ड कैटेगरी एंड सॉफ्ट कैटेगरी। हार्ड कैटेगरी याद रखना, हार्ड कैटेगरी आपकी H से स्टार्ट होगी, H। हार्ड से याद रखना यहाँ हार्ड HARD, तो हार्ड से हमने उठा लिया H। तो H के अकॉर्डिंग हार्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पहली पेंसिल है वो आपकी कौन सी है, दैट इज द H। फिर 2H, देन 3H, देन 4H, देन 5H, then 6H, then 7H, then 8H, and then 9H. So these are the hard category pencils. ये जो pencils हैं, these are the hard category pencils that are from the H to 9H. H से लेके 9H तक जो ग्रेड की पेंसिल है, that are the hard category pencil. H to 9H, yes, H to 9H ये जो पेंसिल रहेंगी दीज आर द हार्ड कैटेगरी पेंसिल। ठीक है, और सॉफ्ट कैटेगरी की पेंसिल जो रहेगी, फिर अभी चल के बताऊंगा कहाँ कौन सी यूज होती है। सॉफ्ट कैटेगरी की जो फर्स्ट पेंसिल रहेगी इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी इज F। इसमें S नहीं उठाया, F, सॉफ्ट का F उठाया, F। फिर HB, फिर 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड लास्ट वन इज 7B। तो याद रखना सॉफ्ट कैटेगरी की जो पेंसिल है वो F से स्टार्ट होके 7B तक चलेगी। तो अगर हम काउंट करें कि हाउ मच कैटेगरी इन द हार्ड कैटेगरी, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच ग्रेड्स, कैटेगरी नहीं, हाउ मच ग्रेड्स ऑफ द पेंसिल इन द हार्ड कैटेगरी, देन वी हैव द 9 ग्रेड्स इन द हार्ड कैटेगरी पेंसिल्स। व्हिच वन? These are H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H and 9H. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो H से लेकर 9H तक how much grade, total grades, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, how much total grades of the pencils in the hard category? We have the total 9 grades in the hard category pencils. And again, how much grades in the soft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो ग्रेड है ये कितने ग्रेड है? इसमें 8 है, लेकिन नहीं ये भी 9 ग्रेड्स होते हैं, इसमें भी 9 ग्रेड है, कोई एक ग्रेड हम मिस कर रहे हैं। यस, यहाँ पे बी है यार, क्योंकि ये भी 9 ग्रेड्स होते हैं, 8 नहीं होते। तो दैट इज एफ, देन एच बी, एच बी के बाद फिर एच उतरेगा तो अकेला बी रह जाएगा, जैसे जहाँ अकेला ए रहेगा, तमाम ए मीन्स ए। तो यहाँ पे एफ, एच बी, बी, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b। It means how much total grades in the soft category? 9. तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया एग्जाम का, हाउ मच टोटल ग्रेड्स इन द सॉफ्ट ग्रेड ऑफ द पेंसिल, द सॉफ्ट कैटेगरी, देन दैट इज 9। और थर्ड क्वेश्चन क्या बना, हाउ मच टोटल ग्रेड्स फ्रॉम द सॉफ्ट एंड हार्ड कैटेगरी, तो दैट इज 9 प्लस 9, टोटल ग्रेड्स इन द सॉफ्ट एंड हार्ड 18 ग्रेड्स। तो एज पर द स्टैंडर्ड वी हैव द टोटल 18 ग्रेड्स, 18 तरह की पेंसिल है जो हम ड्राइंग में यूज करेंगे इंडस्ट्री में। सो वी हैव द टोटल 18 ग्रेड्स इन द पेंसिल। अब ये ग्रेड का फंडा क्या है, इतने ग्रेड क्यों बनाए, इसमें लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है कि ये एच ग्रेड है, 2H है, क्या है, ये ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हार्ड कैटेगरी की अभी मैं बात करता हूँ, हार्ड कैटेगरी में जैसे जैसे पेंसिल आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी मींस नेक्स्ट ग्रेड पे मूव करेगी। हार्ड याद रखना, हार्ड कैटेगरी में जैसे जैसे बताया था आपको टीचर ने, नहीं चलो यहाँ देखो, हार्ड कैटेगरी में जैसे जैसे पेंसिल आपकी आगे के तरफ चलेगी, आगे के ग्रेड में मूव होगी, वैसे वैसे पेंसिल का लेड जो है, पेंसिल का जो लेड है, ठीक है, जिसको पंजाबी में या हिंदी में सिक्का बोलते हैं, तो पेंसिल का जो सिक्का है, जो लेड है, LEAD लेड है, वो लेड पेंसिल का हार्ड होता जाएगा और लाइट होता जाएगा। याद रखना, हार्ड कैटेगरी में जैसे जैसे पेंसिल आगे की तरफ चलेगी, आगे नेक्स्ट ग्रेड पे फॉल करेगा लेड, तो वैसे वैसे पिछले ग्रेड से अगला ग्रेड क्या होगा, हार्ड होगा और लाइट होगा। इट मीन्स यू कैन से द 2H ग्रेड पेंसिल, इट मीन्स यू कैन से the 2H grade pencil is more harder and more lighter than the H grade pencil, or 3H grade pencil is more harder and more lighter than the H and 2H grade pencil। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, which is the hardest and lightest grade of the pencil from the hard category, that is 9H, that is 9H। 9H is the harder and lightest grade as per the pencil lead from the hard category। क्लियर? तो इस केस में क्या देखा कि जैसे जैसे पेंसिल आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पेंसिल का लेड क्या होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है और लाइट होता जा रहा है, और तो नहीं एंड लाइट होता जा रहा है। क्लियर? समझाई? इट मीन्स अगर आप H ग्रेड की पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपको, और दूसरी लाइन आप ड्रॉ करोगे स्पॉट 2H से, तो जो ज़्यादा डार्क लाइन आएगी वो H ग्रेड की होगी, 2H ग्रेड की लाइन लाइट होगी, ठीक है। और 9H ग्रेड की लाइन सबसे लाइट होगी, मैंने इंडस्ट्री में यूज़ किया 9H ग्रेड भी। 9H ग्रेड की पेंसिल आपको ऐसे लगता है कि जैसे अपने पेंसिल से नहीं, किसी नीडल के साथ आपने ड्राइंग शीट पे लाइन ड्रॉ कर दी है, मतलब उसके साथ नीचे सिर्फ ड्राइंग शीट पे स्क्रैच ही नजर आता है, लेड तो देखता ही नहीं है कि डार्क है या लाइट है, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड पेंसिल होती है 9 ग्रेड की। क्लियर? ओके। सेम ऐसे सॉफ्ट कैटेगरी में, सॉफ्ट कैटेगरी में क्या होगा कि जैसे जैसे पेंसिल आगे बढ़ेगी इसका रिवर्स होता जाएगा, हार्ड कैटेगरी का रिवर्स होता जाएगा सॉफ्ट कैटेगरी में जैसे जैसे पेंसिल आगे बढ़ेगी। इट मीन्स इसमें क्या होता जाएगा, पेंसिल आपका लेड जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा और दूसरा लाइट का क्या हुआ अपोजिट, डार्क। तो सॉफ्ट होता जाएगा और डार्क होता जाएगा। इट मीन्स हार्ड ग्रेड की सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सॉफ्ट होती जाएगी और डार्क होती जाएगी। इट मीन्स यू कैन से the HP pencil is more
more softer and more darker than the F grade pencil. And 2B pencil is more softer and more darker than the HB and F grade pencil. And 7B pencil is the darkest and softest grade of the pencil from the soft category. Is it clear? तो इट मीन 7B की भी पेंसिल मैंने इंडस्ट्री में यूज की है. 7B की पेंसिल आप इनको यूज करते हैं ना तो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी डार्क होती है उसकी लाइन कि आपको लगता है कि आपने पेंसिल यूज की है. आपको ऐसे लगेगा किसी मार्कर के साथ आपने लाइन ड्रॉ करी. इतनी सॉफ्ट और इतनी डार्क होगी 7B की पेंसिल. क्लियर? ठीक है. लेकिन अब इन पेंसिल्स में अगर हम देखें विच इज द hardest pencil from the all category, 9H, which is the lightest pencil from the all category, that is 9H. Clear? And which is the darkest pencils from the all category, that is 7B. Clear? Which is the softest pencil from the all category, that is also 7B. Is it clear? अब ये पेंसिल कहाँ यूज होती है इसके बारे में थोड़ी बात करें. ये सारी जो सॉफ्ट कैटेगरी की पेंसिल हैं ये हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वर्क में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं. ठीक है. कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई लेआउट उसका कैटलॉग बनाना है, कोई पार्ट्स का फ्री हैंड कैटलॉग बना रहे हो. ठीक है. जब आप स्केचिंग कर रहे हो, किसी पार्ट की स्केचिंग कर रहे हो, किसी पार्ट की स्केचिंग के ऊपर शेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे सॉफ्ट कैटेगरी की पेंसिल ज्यादातर यूज होगी. जब ऐसे केस में जहां आपने लाइन को ड्राइंग को बहुत ज्यादा डार्क बनाना है वहां यूज होगी. क्लियर? लेकिन इसमें जो ज्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज हमारी होती है एज पर ए स्टूडेंट वो H, 2H और 3H होती है. H, 2H और 3H. अब ये सारी पेंसिल कहाँ और कैसे यूज होती है देखो. H आपने रखना है, दैट इज इसमें टाइप्स ऑफ लाइन में भी बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ. जहां आपने लाइन को ज्यादा डार्क रखना है वहां पे आप H ग्रेड की पेंसिल यूज करोगे. जहां लाइन को ज्यादा डार्क रखना है वहां H ग्रेड की पेंसिल आप, कौन से ग्रेड की? H ग्रेड की पेंसिल आप यूज करोगे. जहां आपने डार्क कहाँ रखना है? जहां पे आपने आउटर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विजिबल एजेस ऑन द ऑब्जेक्ट रखना है वहां पे H ग्रेड यूज होगा. अब आपने उसका टॉप व्यू बनाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल, उसका फ्रंट से टॉप व्यू बनाने के लिए उसकी एक्सटेंशन लाइन लेनी है. समझ आई? एक्सटेंशन लाइन लेनी है. ठीक है. तो वहां पे हम सबसे ज्यादा लाइट रखेंगे पेंसिल. तो वहां पे हम कौन सी रख देंगे? सपोज एक्सटेंशन लाइन में 3H रख देंगे. इट मींस बिल्कुल लाइट पेंसिल रख देंगे. एक्चुअली मेरे पास ये मार्कर है ना इसलिए, बट आई विल ट्राई कि इससे क्लियर हो जाए. तो ये सपोज 3H पेंसिल होगी, दैट इज द 3H. अब आपने डायमेंशन देनी है. डायमेंशन एक ऐसी लाइन है कि जिसकी आज एक्सटेंशन लाइन है, प्रॉपर ड्राइंग के ऊपर प्रॉपर यूटिलिटी है, उसकी वैल्यू है. डायमेंशन नहीं अच्छी तरह दोगे ड्राइंग के ऊपर तो ड्राइंग प्रॉपर क्लियर नहीं होगी. तो वहां पे फिर आप क्या करोगे? वहां पे डेफिनेटली फिर आप 2H यूज कर दोगे. 2H यूज कर दोगे. इट मीन्स अगर मैं H को थोड़ा और डार्क कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो इट मीन्स ये सपोज आपकी H ग्रेड हो जाएगी, ये सपोज H ग्रेड होगी, ये 2H और ये बिल्कुल लाइट 3H होगी. तो ये सपोज आपका ड्राइंग की जो लाइन थी ये 2H हो जाएगी. तो इट मींस आउटर लाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विजिबल एजेस H से हो गया. डायमेंशन लीडर लाइन, ड्राइंग के ऊपर कोई पर्टिकुलर लाइन के साथ कोई नोट देना है तो वो 2H के साथ हो गया, जो हैचिंग लाइन हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर. और 3H हो गया सिर्फ एक्सटेंशन लाइंस. आप एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन, आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके पैरेलल लेके आ रहे हो, जो एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्सटेंशन लाइन है, पैरेलल लेके आ रहे हो तो प्रोजेक्शन लाइन. ठीक है. तो ऐसी लाइन में हम 3H को यूज कर देंगे. तो ऐसा 3 डिफरेंट ग्रेड्स को यूज कर देंगे. और ये तीनों ग्रेड के लिए तीनों अलग अलग पेंसिल अभी स्टार्टिंग की ड्राइंग शीट पे आप यूज करोगे ताकि आपको पेंसिल की वेरिएशन समझ आ जाए. फर्स्ट पेंसिल ग्रेड की वेरिएशन समझ आ जाए. तो फर्स्ट 5-6 शीट्स के ऊपर आप डिफरेंट कलर की डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल यूज करोगे, H, 2H और 3H, बार बार उसका ग्रेड देख के. पेंसिल का बिल्कुल लास्ट में इधर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में उसकी टेल पे वहां पे उसका ग्रेड लिखा होता है, H है, 2H है, 3H है. जो अच्छी कंपनी की पेंसिल है उसमें हमेशा लिखा होगा.
और ये ग्रेड तो आपने बच्चों, जब आप स्टूडेंट थे और जब आप बच्चे थे तो ये ग्रेड तो हम तब से कर रहे हैं। HB की पेंसिल आपको याद होगा, नर्सरी KG से हम HB की पेंसिल यूज़ करते आ रहे हैं। क्लियर? तो ये तीनों ग्रेड पेंसिल के नॉर्मली हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। बाकी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, उनकी अलग एप्लीकेशन साइड टू बाई साइड रहेगी इंडस्ट्री में, लेकिन अभी हम 3 ग्रेड यूज़ करेंगे। ठीक है? और 3 ग्रेड पहले 5 शीट के ऊपर प्रॉपर उसका पेंसिल का ग्रेड देख के आप लाइन ड्रॉ करोगे, यूज़ करोगे। लेकिन उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप H ग्रेड को ही 2H और 3H में यूज़ कर जाओगे। कैसे? अगर हम हाथ का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे लाइन ड्रॉ करते टाइम तो वो H ग्रेड हो गया, थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया तो वही पेंसिल लाइट हो जाएगी, वो 2H में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने ग्रेड पेंसिल हाथ का और हमने लाइट कर दिया प्रेशर तो वो 3H में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप H ग्रेड को 2H और 3H में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ योर हैंड। ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपने पेंसिल को कैसे चलाना है ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है? तो पेंसिल के साथ लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है ना? पेंसिल के साथ अपने लाइन कैसे मारनी है ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। क्लियर? मेरे टीचर ने मेरे को कहा था तुम्हें लाइन मारनी सिखाऊंगा, तो बेसिकली लाइन मारनी नहीं, लाइन ड्रॉ करनी आपको सिखाऊंगा मैं कि आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। एनीवे, तो आप ऐसे प्रेशर, हाथ के प्रेशर के साथ H ग्रेड 2H या 3H को यूज करते हुए लाइन को इजीली आप ड्रॉ कर जाओगे। ठीक है? सो दीज आर द 2 कैटेगरी ऑफ द ग्रेड्स एज पर द पेंसिल ग्रेड्स, एज पर द लेड ऑफ द पेंसिल। तो एक्चुअली हम ज्यादातर सॉफ्ट ग्रेड यूज क्यों नहीं करते और हार्ड ग्रेड कैसे बनते हैं, याद रखना इस चीज को। पेंसिल में कार्बन कंटेंट होते हैं, तो इस कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे पेंसिल सॉफ्ट में जाती है तो कार्बन कंटेंट में उसमें कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो क्या होता है कि जो सॉफ्ट पेंसिल है ना, वो आपने सॉफ्ट पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ की और आपका ऊपर कहीं हाथ लग गया तो वो पूरा ड्राइंग शीट के ऊपर पूरा जो है वो नीचे पूरा आपकी ड्राइंग शीट ब्लैक होती चली जाएगी। ज़्यादातर यही रीज़न है कि हम सॉफ्ट पेंसिल कम यूज़ करते हैं लाइन वर्क में ड्राइंग शीट के ऊपर, क्योंकि ड्राइंग शीट आपका डिज़ाइन है, कोई भी कार का डिज़ाइन है तो इंडस्ट्री में आपकी बनाई हुई ड्राइंग हज़ारों बार खुलनी है, हज़ारों बार बंद होनी है, हज़ारों बार नए इंजीनियर ने उसको चेक करना है, खोल के वेंडर ने चेक करना है, तो बार बार हाथ लगेंगे। तो वहाँ पे अगर सॉफ्ट ग्रेड होगा तो पेंसिल की सारी लाइनें इरेज होती जाएंगी सॉफ्ट ग्रेड की, और ब्लैक आपकी ड्राइंग शीट काली काली होती जाएगी, ब्लैक ब्लैक होती जाएगी। क्लियर? तो उसलिए हम ज़्यादातर सॉफ्ट ग्रेड यूज़ नहीं करते, हम हार्ड ग्रेड यूज़ करते हैं। बेसिकली लॉजिक भी एक ये है कि हार्ड ग्रेड जो है उसमें कार्बन कंटेंट जो है उस हिसाब से होते हैं कि आपकी जो ड्राइंग शीट की लाइन है वो ज़्यादा नीचे स्क्रैचेस ना छोड़े। ठीक है? स्क्रैचेस तो नहीं ज़्यादा, मतलब नीचे ब्लैक ब्लैक जो है डॉट्स, उसके जो ब्लैक ब्लैक ये कह लो कि पोर्शन बन जाता है हाथ लगने के कारण। ठीक है? तो वो उसमें आपकी ड्राइंग शीट ज़्यादा गंदी ना हो। ठीक है? ब्लैकिश सी शेड ना क्रिएट करे, इसलिए आपकी जो हार्ड कैटेगरी में यूज़ की जाती है। सो दीज आर द अबाउट ग्रेड ऑफ द पेंसिल। और पेंसिल का आगे से जो निब है, टिप है, वो पूरा नुकीला शार्प होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल की जो थिकनेस है, लाइन की जो थिकनेस है वो स्टार्ट टू एंड सेम चलनी चाहिए। 0 to 0.5 mm है तो 0 to 0.5 तक स्टार्ट टू एंड सेम चलनी चाहिए थिकनेस, तभी आपकी उसकी लेड की बात बनेगी, तभी वो लाइन वर्क आपका प्रॉपर कवर होगा। क्लियर? तो यही था जी इस चैप्टर में हमने इसके इंस्ट्रूमेंट्स और इसके सारी मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है? देन कॉशंस इन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की कॉशन यही है। ठीक है? कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये ना स्केल के ऊपर पहले ही लाइनें लगी हों और आपने हाथ लगाया, वो किया और ड्राइंग शीट और गंदी हो जाए या रीडेबल ना हो स्केल। तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। आप जितने इंस्ट्रूमेंट नीट एंड क्लीन रखोगे, जितना अपने हाथों को नीट एंड क्लीन रखोगे ड्राइंग ड्रॉ करते टाइम, उतनी आपकी ड्राइंग शीट नीट एंड क्लीन ड्रॉ होगी। ठीक है? सो मेन यही क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट्स को साफ सुथरा रखो। ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ज़्यादा उसको फोर्सली उसको टाइट ना करो, ताकि उसके जो स्क्रूज हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो उसकी ड्राफ्टिंग रॉड के ऊपर आप वेट डाल के, ऐसे लगा ड्राफ्टर तो ये बोर्ड के ऊपर बाजू रख के वेट डाल के, ड्राफ्टर रॉड्स के ऊपर वेट डाल के आप खड़े हो जाओ, तो ये अगर रॉड्स बेंड हो जाएंगी तो ड्राफ्टर में एरर आनी शुरू हो जाएगी, आपका ड्राफ्टर एक्यूरेसी क्रिएट नहीं करेगा ड्राइंग शीट पे। आपकी रबड़ जो है वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, डस्ट उसको
इरेज करते टाइम आपकी ड्राइंग शीट गंदी ना करे, ब्लैक ब्लैक ना हो आपकी ड्राइंग शीट। रबड़ शुड बी विथ प्रॉपर क्वालिटी। इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए। पेंसिल ग्रेड्स जो है प्रॉपर कंपनी प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। पेंसिल लेड प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है अच्छी कंपनी का प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस अबाउट द ड्राइंग शीट्स जो आप ध्यान रखोगे काम करते टाइम और ड्राइंग शीट बनाते टाइम। ठीक है, तो आज इतना ही, इसके साथ ही आज का चैप्टर फिनिश। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को जब भी आप ड्राइंग बनाना शुरू करो, सबसे पहले ये 2-3 चैप्टर हैं, इनको अच्छी तरह इनके लेक्चर मेरे सुनो, मैं इन चैप्टर में क्या बोल रहा हूँ। इनके लेक्चर सुनने के बाद फिर आप स्केल या टेक्निकल लेटर्स, इवन स्केल को फिर स्केल के चैप्टर से फिर ड्रॉ करना शुरू करो ड्राइंग को। ठीक है, मतलब फिर सिलेबस को स्केल के चैप्टर से स्टार्ट करो। तो ये पहले चैप्टर यही थे, एक जो आज का अभी किया इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर होगा टाइप्स ऑफ लाइन एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट एंड प्लानिंग, तीसरा चैप्टर रहेगा आपका टेक्निकल लेटर्स, और ऐसे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डायमेंशन। तो ये जो 4 चैप्टर हैं इनको पहले अच्छी तरह आप कवर करो, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के चैप्टर होंगे, इनको अच्छी तरह इन लेक्चर्स को कवर करो। इसको अगर कवर करके आप अपनी ड्राइंग शीट बनाते हो तो आपकी ड्राइंग शीट प्रॉपर हमेशा सही बनेगी। और इसमें इन 4 चैप्टर्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आती हैं, जैसे इसमें आएगा व्हाट आर द ड्राइंग बोर्ड साइज, व्हाट आर द ड्राइंग शीट साइज। ठीक है, जहाँ हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ द पेंसिल, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ द पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स इन द सॉफ्ट कैटेगरी, हाउ मेनी पेंसिल्स इन द हार्ड कैटेगरी। ठीक है, विच इज द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ द पेंसिल, विच इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हार्ड कैटेगरी, why we use the first grade, second grade and third grade from the hard category, what is the first grade of the soft category। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इनमें से पुट होंगे। ऐसे आगे जो चैप्टर करेंगे लेआउट एंड प्लानिंग उसमें से पुट होंगे, डायमेंशन चैप्टर में से भी क्वेश्चन पुट होंगे, टेक्निकल लेटर में से भी पुट होंगे। तो आपको क्वेश्चन भी आते हैं इन चैप्टर में से, लेकिन इन चैप्टर्स को आप स्टार्टिंग में कर दो तो आपकी सारी ड्राइंग शीट जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छी ठीक ठाक बढ़िया बनती चली जाएगी। क्लियर। सो आज इतना ही, आज का लेक्चर ऑलरेडी लंबा चला गया काफ़ी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सेम प्लेस सेम टाइम बट विद द डिफरेंट टॉपिक विद द डिफरेंट चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।